Hello all, good afternoon. I welcome you on behalf of Japaigo and ECO for our मान्यता सेशन। जपाइगो और इको की तरफ से मैं आप सबका इस 9th सेशन में स्वागत करता हूँ। हमारा आज का जो सेशन है वो है न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन और सिजेरियन सेक्शन। इस सेशन को हमारे साथ लेने के लिए हमारे एक्सपर्ट है आज के नील और मोतुशी, जो ज्वाइन किए झारखंड एंड यूपी से। और हमारे साथ और इको के जो एक्सपर्ट्स है वो भी है यहाँ पे, जो मॉनिटर करेंगे इस सेशन को। इस सेशन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको पता है कि हमारी रिकॉर्डिंग मान्यता फॉर मदर्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर भी अवेलेबल होती है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। प्लस आपके फैसिलिटीज के जो जपाइगो स्टाफ है, प्रोग्राम ऑफिसर, वो भी इस सेशन में जुड़े हैं, तो आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप उनसे भी बाद में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस सेशन के दौरान अगर आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ सजेस्ट करना है, क्वेश्चन पूछना है, तो आप रेज हैंड फीचर यूज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स को यूज कर सकते हैं। अभी के लिए हमने आपको अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दिया है, तो अगर आपको बात करनी है तो आप कैमरे में ऐसे कर सकते हैं या फिर रेज हैंड फीचर यूज कीजिए। अब ये सेशन के लिए मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा नील और मोतीशी को कि वो सेशन ले। अगर आपको किसी हॉस्पिटल से कुछ क्वेश्चन करना है तो उनको अनम्यूट कीजिए और उनसे क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत नॉइज होता है, इसलिए हमने उनको फीचर नहीं दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच आकाश। अभी हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मोतिशी है और मैं लखनऊ में हूँ और मेरे साथ आज नील है जो मेरे साथ सेशन लेंगे दूसरे स्टैंडर्ड में। वो झारखंड से, रांची से है। तो आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? आप लोग थम्स अप कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। स्मिता करके, स्मिता। I am answering her question. I am answering her question on chat box. नाही, ते वॉइस सुरू केला मी, चालू करतो थांबा। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा कि रिव्यू में लास्ट सेशन में हम लोग क्या जानकारी लिए थे। हम लोग स्टॉक रजिस्टर, इन्वेंट्री रजिस्टर, देन लिनन एक्सचेंज कर रहे हैं, उसके लिए जो रजिस्टर है अगर आपके पास नहीं है तो लास्ट सेशन में बोला गया है कि ये इसका एक रजिस्टर होना चाहिए। देन क्रैश कार्ड जो है वहां पे हम लोग इमरजेंसी ड्रग्स जो रख रहे हैं वो लेबल्ड होना चाहिए, वो कैसे हम लोग स्टोर करते हैं। फिर लासा मेडिसिन मीन्स लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक जो मेडिसिन है वो हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, वो नर्सिंग प्रैक्टिसेस में कैसे हम लोग लाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। 7 राइट्स ऑफ मेडिकेशंस जो है, आप लोगों में से कोई बता सकते हैं 7 राइट्स ऑफ मेडिकेशंस क्या क्या है? फटाफट से प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके, या फिर चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। अगर नेटवर्क इशू है तो हम लोग चेक कर सकते हैं। कोई बोल सकता है प्लीज? सारे लोग ना प्लीज, मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। Motushi, participant cannot unmute themselves, so we have. I have to. So you can ask anyone and unmute them away. ओके ओके, सो MDLM हॉस्पिटल है। MDLM हॉस्पिटल जो है ओके वो तो हमारे पुराने हैं। न्यू हॉस्पिटल से मैं कर रही हूँ। अवंती हॉस्पिटल है। अवंती हॉस्पिटल में आपको अनम्यूट की हूँ। आप बता सकते हैं 7 राइट्स ऑफ मेडिकेशंस क्या क्या है? अवंती हॉस्पिटल, अवंती हॉस्पिटल, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट रूट, राइट डोज, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन एंड राइट रीजन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सेलेंट। ठीक है, तो ये हमारा ओके ठीक है, तो आपने बहुत सही बताया है। ये 7 राइट्स आपको जानकारी होना चाहिए। फिर ओपीडी एंड आईपीडी रिकॉर्ड्स होने चाहिए, जहाँ पे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है पेशेंट का। ओपीडी नंबर होता है, आईपीडी नंबर होता है, उसका भी एक रिकॉर्ड होने चाहिए।
देन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्बल ऑर्डर्स, जो आप लोग वर्बली ऑर्डर्स लेते हैं डॉक्टर से, वो भी आप प्रॉपर वे में कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे विद द सिग्नेचर ऑफ दैट डॉक्टर, ठीक है। देन उसके बाद हैंड ओवर एंड टेक ओवर रजिस्टर, आप जो नर्सिंग इंचार्ज है, शिफ्ट इंचार्ज है, एक दूसरे को जो हैंड ओवर देते हैं, फिर जो सिस्टर्स टेक ओवर लेते हैं, वो भी रजिस्टर, एक रजिस्टर होना चाहिए। उस रजिस्टर में उस सिस्टर का, उस नर्स का सिग्नेचर होना चाहिए विथ टाइम, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म, जो इसका भी एक फॉर्मेट हम लोगों ने आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाया है कि हम लोग कुछ भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो उससे पहले हम लोग इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्म करके उसका एक कंसेंट लेते हैं। कौन है जिसका बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है? आई कैन नॉट आइडेंटिफाई। ठीक है, जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड, क्लिनिकल स्टैंडर्ड 12 एंड क्लिनिकल स्टैंडर्ड 16। जो 12 है हमारा वो है न्यूबॉर्न रिससिटेशन, बच्चा रो नहीं रहा है तो तुरंत हम लोग को क्या एक्टिविटीज करना है तुरंत। तो और एक है स्टैंडर्ड 16 जो है वो है सी सेक्शन ट्यूब, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इस सेशन के बाद हम सब सारे लोग को ये सी सेक्शन के जो आइडेंटिफिकेशन है, सी सेक्शन हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है, कौन से ग्रुप में जा रहा है, वो हम लोग लिस्ट आउट अच्छे से कर सकते हैं। देन रॉबसन्स क्राइटेरिया, आई एम श्योर कुछ लोग सुने होंगे रॉबसन्स क्राइटेरिया, जो 10 क्राइटेरियाज है, 10 ग्रुप्स होते हैं, वो क्या है, वो आप लोग मॉडिफाइड रॉबसन्स क्राइटेरिया आप अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। एंड सेफ सर्जिकल चेकलिस्ट, जो भी हम लोग कुछ सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जब जाते हैं तो उसके लिए हम लोग उससे पहले एक चेकलिस्ट यूज करते हैं, वो भी आगे जाके हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जानकारी लेंगे, इसके बारे में भी आप अच्छे से बता पाएंगे। देन न्यूबॉर्न रिससिटेशन हम लोग कैसे करते हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, हर एक स्टेप का क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे करते हैं हर एक स्टेप, और गोल्डन 1 मिनट के अंदर हम लोग न्यूबॉर्न रिससिटेशन जो PSSR है, आगे जाके आप लोग को और डिटेल्स पता चलेगा। एंड बैग एंड मास्क वेंटिलेशन क्या होता है उसके बारे में भी आप अच्छे से बता सकते हैं। यह आज का हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं सी सेक्शन, जो हमारा क्लिनिकल स्टैंडर्ड 16 है उसके। तो सी सेक्शन सीजरियन क्या होता है? सीजरियन डिलीवरी एक डिलीवरी का टाइप होता है जब बच्चे नॉर्मल डिलीवरी या असिस्टेड डिलीवरी नहीं हो पाता है तो एब्डोमेन में यूट्राइन वॉल जो है वहां पे हम लोग सर्जिकल इंसिशन करना होता है। सर्जिकल इंसिशन के द्वारा हम लोग फीटस का डिलीवरी करते हैं। तो दिस इज लाइक आप लोग सब जानते हैं ये सीजरियन डिलीवरी, ठीक है। तो ये एक स्नैपशॉट है जो 16 वाला जो 16 क्लिनिकल स्टैंडर्ड है उसमें ये पूरे स्टैंडर्ड का एक स्नैपशॉट आप देख सकते हैं। टोटल 16 वाले स्टैंडर्ड में 5 सब क्लिनिकल स्टैंडर्ड है, 5 सब क्लिनिकल स्टैंडर्ड है और उसके अंदर 24 वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है। आपको आपके फैसिलिटी में जब असेसमेंट होगा मान्यता सर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट, पीयर असेसमेंट या एक्सटर्नल असेसमेंट, तो ये 16 वाला जो स्टैंडर्ड है उसमें पास करने के लिए हर एक स्टैंडर्ड में आपको यस 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 लाना होगा, तभी जाके आप ये पूरा जो स्टैंडर्ड है उसमें आपका 1 आएगा, इस पूरे में आपका यस आएगा। एक भी अगर वेरिफिकेशन क्राइटेरिया में आपका अगर नो आ जाता है तो पूरा आपका जो 16 क्लिनिकल स्टैंडर्ड है वो आपका डूब जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। हर स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड्स जो है, सब क्लिनिकल स्टैंडर्ड, उसके बारे में हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। तो हमारा 16.1 सब क्लिनिकल स्टैंडर्ड जो है वो है प्रोवाइडर डिटरमाइंस द नीड ऑफ सी सेक्शन एज पर इंडिकेशन। जो आप लोग सी सेक्शन जो करते हैं, सीजरियन सेक्शन आप ऐसे ही नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ इंडिकेशंस होना बहुत जरूरी है। इस इंडिकेशन में आपने सी सेक्शन किया है तो ये मेनली 2 टाइप का होता है, एक है एब्सोल्यूट इंडिकेशन और एक है रिलेटिव इंडिकेशन। एब्सोल्यूट इंडिकेशन में क्या होता है आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CPD, एब्सोल्यूट डिस्प्रपोर्शन मींस CPD, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन होता है। वहां पे क्या होता है, जो मैटरनल पेल्विस जो होता है वो कभी कभार छोटा होता है, या फिर बच्चे का सर जो है कभी कभार बड़ा होता है, या फिर ट्विंस बेबी भी हो सकता है। उसके दौरान क्या होता है कि माँ का जो पेल्विक बोन है और बच्चे का जो सर है, ठीक है, वो जब एक दूसरे वो जो जब डिलीवरी के दौरान दोनों का जो अगर अनुपात अगर सही नहीं होगा
तो आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया है फर्स्ट वाले में। फिर कोरियो एम्नियोनाइटिस, उसमें क्या होता है कि माँ का जो एम्नियोटिक सैक है वहाँ पे एम्नियोटिक फ्लूइड है, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। उस दौरान भी कभी कभार हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल देते हैं, बट एक्सट्रीमिटीज में हम लोग सी सेक्शन में चले जाते हैं। तो उसके बाद आते हैं इक्लैम्शिया। इक्लैम्शिया का ऑलरेडी आपका सेशन हो चुका है, जहाँ पे माँ जो है, माँ का बीपी बहुत हाई रहता है और उसके साथ माँ को झटका आने लगता है और कुछ कुछ डेंजर साइंस भी कभी कभार होता है। ठीक है, और इक्लैम्शिया में कभी कभार हेल्प सिंड्रोम भी होता है। हेल्प सिंड्रोम में क्या होता है, माँ को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, उनका जो प्लेटलेट काउंट जो है वो बहुत कम होने लगता है। ठीक है, फिर आते हैं फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस मीन्स बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। अम्बिलिकल प्रोलैप्स मीन्स अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, कभी कभार बच्चे का जो नाल है वो गले में पूरा अटक जाता है, बॉडी में पूरा अटक जाता है, तब हम लोग को तुरंत सी सेक्शन करना पड़ता है। देन प्लासेंटा प्रीविया, एब्नॉर्मल लाइज एंड प्रेजेंटेशन, ट्रांसवर्स लाई या फिर ऑब्लिक लाई। फिर यूट्राइन रप्चर, कि अगर यूट्रस में रप्चर हो गया तब भी हम लोग सी सेक्शन करते हैं। फिर आते हैं रिलेटिव इंडिकेशन। रिलेटिव इंडिकेशन में पैथोलॉजिकल कार्डियोटोकोग्राफी मींस बच्चे को सांस लेने प्रॉब्लम हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, एस्पेक्सिया हो रहा है, तब जाके आप लोग को तुरंत सी सेक्शन हम लोग करते हैं। फिर आते हैं कि अगर प्रोलॉन्ग लेबर हो रहा है बहुत टाइम से, तो प्रोलॉन्ग लेबर में आप इनिशियली ट्राई करते हैं, ट्रायल देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए, फिर असिस्टेड डिलीवरी के लिए। अगर तब भी वैक्यूम डिलीवरी नहीं हो पा रहा है, देन जाके आप लास्ट में सी सेक्शन के लिए आप लेके जाते हैं। और लास्ट में आते हैं प्रीवियस सी सेक्शन, अगर सीजरियन का कोई हिस्ट्री। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन। उसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग सी सेक्शन करते हैं तो उससे पहले प्रेग्नेंट महिला जो है उनको और उनके जो फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना बहुत ही जरूरी है। फिर डॉक्यूमेंट करेंगे आप लोग, क्या डॉक्यूमेंट करेंगे कि किस आधारित आपने सी सेक्शन उनको बोला है, क्यों आपने सी सेक्शन उनको करवा रहे हैं। फिर आते हैं कि आपको मॉडिफाइड रॉबसन क्राइटेरिया के जो 10 क्राइटेरिया हम लोग आगे जाके देखेंगे, उस 10 क्राइटेरिया के हिसाब से आपको क्लासिफाइंग करना होगा कि कौन सी कैटेगरी में महिला का डिलीवरी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है कि कंसेंट जो है, कंसेंट हमेशा आपको हमेशा आपको लेना होगा एंड चेक करना होगा कि आप लोग कंसेंट लिए है कि नहीं। जैसे कि आप प्रेग्नेंट महिला से जो है हम लोग आगे जाके हम लोग देखेंगे कि एक स्नैपशॉट देखेंगे क्या क्या कंसेंट साइन होता है। एनेस्थेटिस्ट जो है उनके साथ आप बात करेंगे, आप चेक करेंगे कि उनसे जो एनेस्थीसिया नोट्स जो है वो उन्होंने भरे हैं कि नहीं, प्लान बनाया है कि नहीं, नीचे उनका साइन भी होना चाहिए, सर्जन का भी साइन होना चाहिए, उनके साथ भी आप जो कंसेंट है वो भी आप देखिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक स्नैपशॉट है, ये आप देख सकते हैं कि ऑब्स्टेटिक नोट्स है, यहाँ पे ऑगमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ है। ये स्नैपशॉट जो लिया गया है ये हमारे जो मैटरनिटी केस शीट है वहां से लिया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया के लिए सहमति पत्र, जो भी कुछ भी आप प्रक्रिया कर रहे हैं, कुछ भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ये कंसेंट जो है आपको लेना पड़ेगा, और इसके नीचे जो है उसका एक सिग्नेचर हस्ताक्षर भी है, वो भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्री एनेस्थेटिक चेकअप नोट्स, ये आपके जो एनेस्थेटिस्ट है उनके द्वारा ये भरा जाएगा, फिर नीचे उनका साइन होगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये चेंज हुआ, प्री एनेस्थेटिक चेकअप नोट्स दिख रहा है अभी। ओके, तो ये तो पता नहीं, ये मेरे यहाँ से चेंज हो रहा है पर अलग डिवाइस से वो चेंज नहीं हो रहा है स्लाइड। नील आप मोटोशी स्टॉप कर दो, मैं शेयर करती। ओके, जब तक हमारे एक्सपर्ट शेयर करें दूसरी डिवाइस से, अब तक जो पढ़ाया है मोतोशी मैडम ने वो सबको समझा क्या? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, कोई चेकलिस्ट हो या फिर कोई टॉपिक हो जो आपको थोड़ा और क्लैरिफिकेशन चाहिए।
मराठीमध्ये जर कोणाला समज बोलायचं असेल तर बोलू शकता. आपले मराठीच्या अम्रपाली मॅडम पण आहेत आपल्याबरोबर, त्या समजून सांगतील. सबको समझा है? ओके, ठीक है. नील, आप यू कैन कंटिन्यू. नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं कि एनेस्थीसिया नोट्स है जो कि हमारे एनेस्थेटिस्ट द्वारा जो है वो भरा जाता है, एंड आपको ये चेक करना है, इंश्योर करना है कि उन्होंने भरा है कि नहीं भरा है विद सिग्नेचर. ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. ये ऑपरेशन या कोई भी प्रक्रिया जो है उससे पहले ये लागू है, उससे पहले आप ये कंसेंट आप लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट. फिर आते हैं हम लोग सेफ सर्जिकल चेकलिस्ट. सेफ सर्जिकल चेकलिस्ट क्या होता है? पहले ये चेकलिस्ट क्यों जरूरी है, व्हाई चेकलिस्ट इज इम्पोर्टेंट. जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं, कोई पूजा पार्वण होता है, कुछ भी होता है, जब बहुत सारे सामान लेना पड़ता है, ताकि तो हम लोग चेकलिस्ट बना के हम लोग मार्केट जाते हैं, ताकि हम लोगों से कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, कुछ भूल ना जाए हम लोग. ठीक है, तो इसीलिए ये WHO जो है, हमारे विश्व स्वास्थ्य संस्था, उन्होंने एक सेफ सर्जिकल चेकलिस्ट उन्होंने बनाया है कि ताकि हम लोगों से कोई गलती ना हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेफ सर्जिकल चेकलिस्ट में बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया देने से पहले आप कुछ चीजें आप नर्स चेक करेंगे, कुछ चीजें एनेस्थेटिस्ट जो है, और कुछ चीजें सर्जन चेक करेंगे, या फिर और कुछ चीजें हैं, तीनों मिलकर चेक करना होगा रिपीटेड. ठीक है, एक है आपका बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया. ठीक है, फिर आप और एक रो में देख सकते हैं कि बिफोर स्किन इंसिशन से पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि से विथ नर्स, एनेस्थेटिस्ट एंड सर्जन, तीनों के साथ. ठीक है, फिर आते हैं बिफोर पेशेंट लिव्स फ्रॉम ऑपरेशन थिएटर. ओटी छोड़ने से पहले आप विथ नर्स, एनेस्थेटिस्ट एंड जो सर्जन है उनके साथ आप ये कुछ चेक करें. तो ये आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर किया जाएगा. ठीक है, तो आप लोग ये चेकलिस्ट भरना प्लीज स्टार्ट कीजिए. नेक्स्ट, अब आते हैं कि ये रॉबसन्स क्राइटेरिया एग्जैक्टली क्या है. ये एक WHO के द्वारा एक ग्लोबल स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया है, जिसमें 10 कैटेगरीज है. ठीक है, 10 कैटेगरीज है, उसमें से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में उनको डिवाइड किया गया है, जो कि है हमारा पैरिटी, ऑनसेट ऑफ लेबर, जेस्टेशनल एज, फीटल प्रेजेंटेशन एंड नंबर ऑफ फीटल. तो पैरिटी क्या होता है? ओके, तो पैरिटी क्या होता है, कुछ कोई बता सकता है प्लीज? ग्रेविडा, पैरिटी, एबॉर्शन, लाइव, unmute them. PPL. Matushi, you can ask any name of any Okay, hospital. fine. I have unmuted Meher Hospital. Okay. Meher नहीं हो रहा है ये unmute. I'm sorry. Mahir Hospital क्या? Mahir, हाँ sorry, Mahir है, नहीं हो रहा है unmute. Yes, it is not working. I also. Any other hospital you want to ask? Yeah, Avanti Hospital. या अवंती हॉस्पिटल, आपको हमने ना अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हैं. पैरिटी क्या होता है? अवंती हॉस्पिटल. हाँ जी मैम. कितने बार कंसीव कर चुकी है पेशेंट? 11. अच्छा, कितनी बार कंसीव कर चुके हैं. और ग्रेविडा क्या होगा तब मैम? ग्रेविडा म्हणजे तब ते होते. ग्रेविडा मतलब वो कितनी बार कंसीव किए हैं, और अभी प्यारा मतलब अभी कितने मतलब है बेबी कितने हैं. अच्छा, तो लाइव में क्या होगा मैम? अच्छा, लाइव हम लोग दूसरे हॉस्पिटल से पूछते हैं. अभी आपको म्यूट कर दिया अवंती हॉस्पिटल. हॉस्पिटल है यशोदा हॉस्पिटल है, इनको मैंने अनम्यूट किया. आकाश, if you are able to unmute, please do. मेरे से ये वाले नहीं हो रहे. There is some issue. You can ask some other hospital. There is one sisters we can see in Capmas, Oppo. Yeah, Oppo A5 2020. Yeah, 2020. Yeah. They are also. यार नहीं हो रहा आकाश. Okay, I have unmuted all.
सबको अनम्यूट किया है, आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आप ग्रेविड पैरिटी क्या होता है कोई बता सकते हैं प्लीज? वो कितने बार डिलीवरी कर चुकी है? कितनी बार डिलीवरी कर चुके हैं, पैरिटी है। जी, कोई और बताइए प्लीज, कोई और बताइए जल्दी जल्दी, फटाक फटाक से प्लीज। हाँ, स्मिता हिवरे मॅडम बोला। स्मिता हिवरे। सर, ग्रॅविडा म्हणजे जितक्या वेळा प्रेग्नन्सी राहिली आहे त्या लेडीला. हॅलो, हाँ बोला मॅम। यस यस मैम, हिंदी यस मध्ये। मैम। एंड पी इज पैरिटी इज प्रेग्नेंसी कितनी मोर देन 7 मंथ कंटिन्यू हुई है, मे बी आई मस्ट बी रॉन्ग, और लाइव मतलब कितने लाइव बेबी है। हेलो, डॉक्टर प्रतिभा मैम, आपने हैंड रेज किया, आप कुछ कहना चाहते हैं मैम? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Hello. Pregnancy beyond 28 weeks, viability. If the pregnancy crosses the viability, then it's a para. ओके ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप आकाश सबको अनम्यूट करेंगे? हाँ, और म्यूट करेंगे? ठीक है, आप कंटिन्यू। या थैंक यू। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारा पैरिटी क्या होता है? पैरिटी है कि 20 हफ्ते के बाद महिला कितनी बारी डिलीवरी की है। ठीक है, जरूरी नहीं है वो बच्चा है वो जिंदा है या मर भी सकते हैं। ठीक है, स्टिल बर्थ भी हो सकता है, बट 20 वीक्स आपका वो है। ठीक है, 20 वीक्स के बाद ये पैरिटी है, जेस्टेशनल। यस एग्जैक्टली सर। और ऑनसेट ऑफ लेबर मीन्स क्या होता है? ऑनसेट ऑफ लेबर मीन्स महिला का जब लेबर पेन में स्टार्ट होती है, जब कॉन्ट्रैक्शंस आने लगता है, तब हम लोग बोलते हैं ऑनसेट ऑफ लेबर। लेबर पेन में जब महिला का फर्स्ट लेबर पेन जब स्टार्ट होता है, ट्रू लेबर पेन। ठीक है, फिर आता है जेस्टेशनल एज। जेस्टेशनल एज से क्या पता चलता है कि बच्चा जो है कितने हफ्ते का पेट के अंदर जब रहता है, फीटस जो है वो कितने हफ्ते का है। ठीक है, उसके बाद फीटल प्रेजेंटेशन मींस ये तो आप लोग जानते ही हैं कि कौन सा प्रेजेंटेशन में है, ट्रांसवर्स पे है या फिर ब्रीच में है या फिर सिफिलिक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ फीटस मींस कितना बच्चा है, एक बच्चा है या ट्विन है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। उस 5 के आधारित हम लोग जो 10 रॉबसन्स क्राइटेरिया है उसको हम लोग डिवाइड किए हैं, 10 ग्रुप में बनाया गया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो आप हम लोग किसको क्लासिफाई करेंगे? किसको हम लोग को किसको हम लोग रॉबसन्स क्राइटेरिया हम लोग के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करेंगे? तो जो भी हर महिला को हम लोग करेंगे, जो भी हमारे यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए एडमिट हुए है, सारे महिला को हम लोग क्लासिफाई करेंगे रॉबसन्स क्राइटेरिया के हिसाब से। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये आप देख सकते हैं। मैम प्लीज आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लेंगे, जो भी बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो ये जो हमारे मैं जो पहले बता चुकी हूँ कि 10 जो ग्रुप होता है रॉबसन्स क्राइटेरिया का, ये ग्रुप का एक स्नैपशॉट है एक साथ। तो आगे हम लोग जाएंगे तो आगे एक एक ग्रुप का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल रॉबसन्स क्राइटेरिया का 10 ग्रुप है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पिक्चर है, तो ध्यान से देखिए प्लीज। यहाँ पे एक माँ है, माँ के पेट में एक बच्चा है। ठीक है, बच्चे का जो प्रेजेंटेशन है वो सिफिलिक प्रेजेंटेशन है और ये फुल जेस्टेशनल एज मतलब फुल टर्म में है बच्चा। ठीक है, और महिला के पेट के बाहर जैसे वाईफाई का जो सिग्नल है उसके जैसा आपका आपको दिख रहा होगा, तो वो क्या है? मीन्स महिला को वाइब्रेशन आ रहा है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, लेबर पेन आ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस लेबर में है महिला। ठीक है, जब भी आपको ऐसा केस मिलेगा तो आप ग्रुप 1 में आप उनको क्लासिफाई करेंगे। समझ में आया आपको? ये पिक्चर देख के आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम लोग आगे और थोड़ा सा क्लैरिटी ले लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि एक माँ है, माँ का जो पेट, उसके उनके पेट के अंदर जो बच्चा है, उन बच्चे का प्रेजेंटेशन जो है वो सेफेलिक प्रेजेंटेशन है, और नंबर ऑफ फीटस कितना है, एक ही बच्चा है वहाँ पे, और फुल टर्म है, दैट मीन्स 37 वीक्स या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। पर वहां पे जो माँ के, जैसे कि पहले वाले ग्रुप में हम लोग क्या देखे थे, माँ के पेट के बाहर वो वाइब्रेशन का जो वाईफाई का जो ऐसे सिग्नल जैसा जो है वो साइन था, दैट मीन्स माँ में वो दर्द आ रहा था, स्पॉन्टेनियस लेबर में थी। बट इसमें क्या है, इसमें नहीं है, दैट मीन्स उनको इंड्यूस किया गया है या फिर बिफोर स्पॉन्टेनियस लेबर उनका सी सेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आप तब क्या करेंगे, उनको ग्रुप 2 में क्लासिफाई करेंगे। अब क्या हम लोग आगे जो बोलेंगे वो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि ग्रुप 3 में आपको पिक्चर देख के आपको क्या लग रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ प्लीज, आप कोई हॉस्पिटल जो है प्लीज बताइए। आकाश, could you just help? Yes, yes. या हा फोटो बघून तुम्हाला काय कळतंय? हिंदीमध्ये बोला, मराठीमध्ये पण चालेल. इस फोटो को देख के आपको क्या लग रहा है? देखिए, जस्ट एक माँ है, बच्चा भी है, आप लोग बताइए। हाँ बोला, स्मिता हिवरे मॅडम. स्मिता, हाँ, उन्होंने हैंड रेज किया। हाँ मॅडम, तुम्ही अनम्यूट करा स्वतःला. हाँ बोला आता. त्या मदरला ऑलरेडी एक चाइल्ड आहे सर. सेकंड ग्रॅव्हिड आहे वो मदर, आणि बाजूला वायफायचं सारखं साइन आहे, शी इज इन स्पॉन्टेनियस लेबर. केफॅलिक प्रेझेंटेशन आहे. वेरी वेरी गुड मैम, थैंक यू सो मच मैम, और बहुत किसको सही बताना बोला है? आपने। कि हम लोग आगे आकाश और भी है कुछ पूछ लेते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, तो ये मैम ने बहुत सही बोला है। फिर हम लोग ग्रुप 4 में आते हैं। ग्रुप 4 में कोई बता सकता है प्लीज? कोई और हॉस्पिटल? होते बोला जी, ओप्पो A5 जो है, शहर हॉस्पिटल, आप अपना म्यूट कर सकते हैं क्या प्लीज? मैम आपको अगर आंसर देना है तो प्लीज ये ग्रुप 4 देख के आपको क्या लग रहा है? ओप्पो F5 जो है, आप लोग शायद देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड ग्रेविडा पेशेंट, जी जी सही, सेकेंड ग्रेविडा पेशेंट है, एक तो इंड्यूस किया है और सिजेरियन सेक्शन। मैम ग्रेविडा नहीं है, ग्रेविडा तो नहीं है, पैरिटी है ना? सेकेंड ग्रेविडा है ना, फर्स्ट बेबी है और सेकेंड प्रेगनेंसी है। हाँ 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 हाँ, और ऑनसेट ऑफ लेबर स्पॉन्टेनियस नहीं है, इंड्यूस लेबर और सिजेरियन सेक्शन बिफोर लेबर। ओके ओके ठीक है, हाँ सही बोला आपने। बट यहाँ पे क्या है कि ग्रुप 3 एंड 4 में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या क्या नजर आ रहा है आपको? प्रीवियस स्लाइड। यहाँ पे पेन नहीं है, स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट देयर। हाँ, वेरी थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सही बोला है कि 3 एंड 4 में यही डिफरेंस है कि थर्ड वाले जो ग्रुप में माँ को स्पॉन्टेनियस लेबर आ रहा था, बट जो फोर्थ ग्रुप में है वहाँ पे माँ को लेबर पे नहीं आ रहा था, उनको इंड्यूस किया गया है या फिर प्रीवियस सी सेक्शन किया गया है बिफोर स्पॉन्टेनियस लेबर। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज है, ग्रुप 5 में जो है आप देख सकते हैं एक सी लिखा हुआ है, दैट मीन्स माँ को जो है प्रीवियस सी सेक्शन हुआ है, तो पहला जो बच्चा है वो प्रीवियस सी सेक्शन के द्वारा हुआ है। और उसके साथ देख सकते हैं जो बच्चा जो है पेट में वो फुल टर्म में है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, फिर मल्टीपैरल्स है। ठीक है, नंबर ऑफ फीटर्स जो है पेट के अंदर वो भी एक है। तो ऐसे तो आप ये ग्रुप 5 में क्लासिफाई करेंगे। फिर नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बच्चा है उसका प्रेजेंटेशन वो ब्रिज प्रेजेंटेशन है। ठीक है, बट बच्चा फुल टर्म में है और सिंगल फीटस है,
और जो लेबर पेन है, स्पॉन्टेनियस लेबर जो है वो सॉरी लेबर पेन महिला को नहीं है, फिर महिला को इंड्यूस किया गया है, या फिर जो सी सेक्शन प्रीवियस सी सेक्शन किया गया है, सॉरी सी सेक्शन किया गया है स्पॉन्टेनियस लेबर से पहले, तो आप लोग क्या ग्रुप 6 में वो क्लासिफाई करेंगे। फिर नेक्स्ट, हाँ, तो यहाँ पे पैरिटी जो है माँ का मल्टी पैरस है, वो ऑलरेडी उनका एक बच्चा है। फिर जो उसका जो ऑनसेट ऑफ लेबर है वो स्पॉन्टेनियस लेबर भी हो सकता है, इंड्यूस, या फिर सी सेक्शन बिफोर स्पॉन्टेनियस लेबर हो सकता है। और उसके साथ जेस्टेशनल एज जो है, बच्चा जो है वो फुल टर्म में है और ब्रिज प्रेजेंटेशन है, ठीक है, और नंबर ऑफ फीटस जो है वो एक ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये पैरिटी जो है आप सारे माँ के लिए वो लागू होता है, सारे प्रेग्नेंट महिला को, नली पैरस भी हो सकता है, मल्टी पैरस भी हो सकता है। ऑनसेट ऑफ लेबर जो है वो आपका स्पॉन्टेनियस या फिर इंड्यूस या फिर सी सेक्शन बिफोर स्पॉन्टेनियस लेबर, ठीक है, वो हो सकता है। उनका जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन वो कुछ भी हो सकता है प्रेजेंटेशन, ठीक है, और फिर नंबर ऑफ फीटस वो मल्टीपल हो सकता है, मीन्स एक से ज्यादा हो सकता है, बट जेस्टेशनल एज जो है वो टर्म है, ठीक है, फुल टर्म में है। फिर नेक्स्ट, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो पैरिटी है वो सारे महिला के लिए लागू है, नली पैरस एंड मल्टी पैरस वुमेन के लिए, प्रेग्नेंट महिला के लिए, ठीक है। ऑनसेट ऑफ लेबर ABC कैटेगरी में हम लोग एक्चुअली डिवाइड करते हैं, वो आगे आप लोग को एक ऑडिट के लिए एक चेकलिस्ट भी आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उस चेकलिस्ट में आप अगर कैटेगरीज के हिसाब से आप लोग भरेंगे तो अपने आप ही वो कैटेगरी में आ जाएगी कि कौन से वाले माँ को आप सी सेक्शन में जाएगा, कौन से वाले असिस्टेड में जाएगा, कौन से माँ नॉर्मल डिलीवरी में जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में जाके वो हम लोग एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे, करवा देंगे आप लोग को, और एक शेयर भी किया जाएगा आप लोगों के साथ, ठीक है। देन नेक्स्ट, हाँ, तो इसमें आप देख सकते हैं बच्चा जो है, बच्चे का साइज जो है वो छोटा है, दैट मीन्स यहाँ पे बच्चा जो है प्री टर्म है, दैट मीन्स 37 वीक्स से पहले, ठीक है। और बच्चे का प्रेजेंटेशन वो जो है वो सेफलिक है और सिंगल फीटस, सिंगल बेबी है, ठीक है। और ये सब माँ के लिए लागू है, सारे प्रेग्नेंट महिला के लिए, नली पैरस या मल्टी पैरस के लिए, या फिर और ऑनसेट ऑफ लेबर जो है स्पॉन्टेनियस लेबर भी हो सकता है, या इंड्यूस लेबर, या फिर सी सेक्शन बिफोर स्पॉन्टेनियस लेबर, ठीक है। ये पूरा 10 ग्रुप्स है आपका। नेक्स्ट स्लाइड। मोतू जी, अभी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बट मैं आपको पूछना चाहता हूँ सब पार्टिसिपेंट की ओर से, इसका कुछ हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी हम शेयर कर पाएंगे क्या, ताकि हाँ, तो मेरे पास है ये रॉब्सन्स क्राइटेरिया, जो मॉडिफाइड रॉब्सन्स क्राइटेरिया के, वो पूरा ग्रुप वाइज भी है और चेकलिस्ट भी है, और जो इंडिकेशंस जो है WHO के द्वारा जो है वो भी मेरे पास, वो सारा कुछ मैं आपको दे दूंगी, ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी, तो आप लोग को मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। या तो अब आते हैं हम लोग क्लिनिकल स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड जो है 16.2 में आते हैं। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, वो OT जो है, ऑपरेशन थिएटर जो है वो एडिक्वेटली इक्विप्ड है कि नहीं, कोई सी सेक्शन करने के लिए। नीचे लगाया मैंने ओपीडी में, सर के ओपीडी में कोई शायद नए पीसी पे। मैम प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैम जो बात नहीं कर रहे हैं प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि म्यूट कर लीजिए। ओप्पो F5 से आवाज आ रही है, ओप्पो F5। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि OT में जो है, ऑपरेशन थिएटर में अच्छे से वो वेल इक्विप्ड है कि नहीं, सारे सामान जो है वो अच्छे से एप्रोप्रिएट है कि नहीं, ठीक है, और OT टेबल जो है वो भी सही मात्रा में है कि नहीं। तो वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि WHO के हिसाब से हम 3 से 4 सर्जरीज अगर एक दिन में हो रहा है तो एक टेबल काफी है।
तो आप अपने अपने ये के हिसाब से, हॉस्पिटल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितने ओटी टेबल आपके लिए चाहिए। देन हाँ, आप लोग चेक करेंगे कि एनेस्थीसिया ट्रे जो है वो फंक्शनल है कि नहीं, सारे सामान है कि नहीं, और जो बॉयल्स ऑपरेटर है वो भी आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। अगर कोई कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में नहीं होता है क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली बोलते हैं ये, पर ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो प्लीज आप लोग ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ओटी जो है हमारा ऑपरेशन थिएटर, वो एडिक्वेट लाइटिंग जो है वो है कि नहीं, वेंटिलेशन वेल वेंटिलेटेड है कि नहीं, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो थर्मोमीटर आता है वो है कि नहीं, एसी लगा हुआ कि नहीं, ठीक है। तो वो सारा कुछ होना चाहिए। देन ओटी कॉम्प्लेक्स जो है, ओटी कॉम्प्लेक्स में दैट मीन्स नियर बाय ओटी आपका फंक्शनल टॉयलेट, फिर चेंजिंग करने के लिए स्टाफ की जो चेंजिंग रूम होना चाहिए, देन रेस्टिंग रूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही नियर बाय होना चाहिए ओटी के, ठीक है। देन फंक्शनल न्यूबॉर्न केयर एरिया, दैट मीन्स ऐसा जरूर है, हम लोग जब बोलते हैं कि न्यूबॉर्न कॉर्नर होना चाहिए, सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ लेबर रूम में हो, ओटी में भी होना बहुत ही जरूरी है कि ओटी में भी बच्चे को कभी भी खतरा हो सकता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि आगे एक लिस्ट भी आपके साथ शेयर किया जाएगा कि ओटी में बहुत एसेंशियल सप्लाईज के लिए इक्विपमेंट्स क्या क्या जरूरी है, एक चेकलिस्ट भी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे आगे जाके। तो ये एडिक्वेट है कि नहीं, ठीक है, वो भी आप देखेंगे। फिर नेक्स्ट, ओके, तो ये आप देख सकते हैं एक स्नैपशॉट है लिस्ट का, तो ये आपको दिया जाएगा, ये WHO से आया गया है। तो ये लिस्ट में जितने सारे आइटम्स है, इक्विपमेंट्स है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास है दैट मींस ओटी में सारे सामान है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड, ओके। अब आते हैं हम लोग स्टैंडर्ड नंबर 16.3 में आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोवाइडर इंश्योर करता है कि बिफोर सी सेक्शन हम लोग माँ में और बच्चे में हम लोग क्या क्या इंश्योर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि सी सेक्शन से पहले हम लोग हमेशा प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देते हैं माँ को, ज्यादातर हम लोग एम्पिसिलिन या सेफ्ट्राइजोम देते हैं, ठीक है। फिर इंश्योर करेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग उनका हुआ कि नहीं, एचबी वगैरह चेक किया गया कि उनके पास डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं। फिर RH टाइप, स्क्रीनिंग ऑफ HIV, ये सारा कुछ उनके पास डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं। अगर नहीं है तो तुरंत आपको ये करवाना पड़ेगा। फिर आप चेक करेंगे कि एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने का जरूरत है कि नहीं माँ को। अगर माँ का डिलीवरी 24 से 34 हफ्ते के बीच में हो रहा है, दैट मीन्स आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप इंश्योर करेंगे कि एनेस्थेटिक्स के साथ एनेस्थीसिया प्लान आपके पास है कि नहीं। अगर नहीं है तो तुरंत आपको सर को कॉल करना पड़ेगा, सर के साथ मिलके आपको एनेस्थीसिया का एनेस्थेटिक प्लान आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि पीडियाट्रिशियन जो है वो डिलीवरी के दौरान अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर अवेलेबल नहीं है तो दूसरे पीडियाट्रिशियन के साथ आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में भी हो सकता है, मे भी हो सकता है कोई पीडियाट्रिशियन को उस टाइम में जरूरत हो, ठीक है। तो हमेशा इन्फॉर्म करना होगा उनको। फिर आते हैं हम लोग परफॉर्म एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ये आप लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी में ऑलरेडी देख चुके हैं। उसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे भी सी सेक्शन में भी आपको एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आपको करना है। आपको आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी आपको 10 यूनिट IU ऑक्सीटोसिन आपको IM देना है, ठीक है। सारे जो एक्टिव मैनेजमेंट में हम लोग करते हैं वो सारा परफॉर्म करना है। फिर आते हैं कि ENBC क्या होता है कि एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर जो होता है, आफ्टर डिलीवरी बच्चे को अच्छे से एक टॉल से अच्छे से साफ करना होता है, फिर दूसरे टॉल से अच्छे से लपेटना होता है, फिर तुरंत जाके हम लोग वेट करते हैं वेइंग मशीन से, फिर जाके उस हिसाब से हम लोग विटामिन के इंजेक्शन देते हैं। उससे पहले बच्चे को अच्छे से कपड़ा पहनाते हैं, बैंड लगाते हैं, रिस्ट बैंड लगाते हैं, आइडेंटिफिकेशन बैंड जिसको बोलते हैं, फिर अच्छे से कैप, फिर कपड़े, देन मोजे वगैरह पहनाते हैं। देन विद इन 1 आवर हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाते हैं, इनिशिएट करवाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि बच्चा अच्छे से क्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं, जरूरी नहीं है हमेशा क्राई करे, नहीं भी कर सकता है तो हम लोग NBR जो बोलते हैं, हम लोग आगे सेशन जो नील लेगी उस सेशन में आप लोग को जानकारी मिलेगा NBR में क्या होता है। न्यूबॉर्न रिससिटेशन अगर इफ रिक्वायर्ड तो कैसे करते हैं वो भी हम लोग को परफॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब आते हैं सब
क्लिनिकल स्टैंडर्ड 16.4 में क्या होता है, ये हम लोग का पोस्टमार्टम केयर में जाता है। पोस्टमार्टम केयर में जो प्रसव का जो चौथा चरण है, 4th स्टेज ऑफ लेबर, उसमें हम लोग कवर करते हैं कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा माँ को जो हम लोग जो चौथा चरण में हम लोग क्या करते हैं, 2 घंटे तक माँ को हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। और ऑब्जर्वेशन में रख के हम लोग हर 15 मिनट में माँ में और बच्चे में डेंजर साइंस चेक करते हैं। डेंजर साइंस में देखते हैं कि माँ को पीपीएच तो नहीं हो रहा है, पैड चेक करते हैं 5 मिनट में पैड कितना गीला हो रहा है, ठीक है, माँ शॉक में तो नहीं जा रहा है। बेबी में देखते हैं बेबी अच्छे से फीड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एक्टिविटीज देखते हैं, कलर देखते हैं, ठीक है, बेबी अच्छे से क्राई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब हम लोग डेंजर साइंस हम लोग देखते हैं, अर्ली साइंस जो बोलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि बच्चा 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दे। एंड थर्मल केयर मीन्स बच्चे को अच्छे से गर्माहट मिले, वैसे करके हम लोग रखेंगे ताकि, ठीक है। स्पेशली जब हम लोग डिस्चार्ज भी करते हैं या फिर हायर सेंटर में हम लोग रेफर करते हैं, तो बहुत ही जरूरी है माँ बहुत एक अच्छा कपड़े से एक क्लीन कपड़े से बच्चे को अच्छे से लपेट के, ठीक है, गर्माहट मिलने वाला ऐसे कपड़े से लपेट के फिर माँ बेबी को पकड़ के रखे, ठीक है, माँ या फिर कोई फैमिली मेंबर्स। फिर नेक्स्ट फिर आते हैं हम लोग सब क्लिनिकल स्टैंडर्ड 16.5 में। इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिव्यू करते हैं सी सेक्शन केसेस का, ठीक है, ऑडिट करते हैं, ऑडिट का रिव्यू करते हैं। कैसे करते हैं ये आपके हॉस्पिटल में उसके ऊपर डिपेंड करता है, केस लोड के ऊपर डिपेंड करता है, या कभी कभार जो मैनेजर है जो इंचार्ज है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप ये मंथली करना चाहते हैं ऑडिट, या फिर ये 3 महीने में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार आप करेंगे, पर ये बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि वो जो ऑडिट आप लोग कर रहे हैं उस ऑडिट में आप चेक करेंगे कि कितने कॉम्प्लिकेशंस के कितने रेट्स हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप ये करेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये एक ऑडिट का ये चेकलिस्ट है जो मैं बता रही थी आपको, सी सेक्शन का। आपको ये शेयर किया जाएगा, एक एक्सेल शीट है, वहां पे इस शीट में आप जो 10 क्राइटेरिया है, 10 जो हमारा क्लासिफिकेशन है ऑप्शंस का, उसमें जो कोई भी मदर, ठीक है, जो भी आता है आप उसमें डालते जाएंगे तो उस हिसाब से वो अपने आप ही क्लासिफाई कर देता है कि वो माँ जो है उनका सी सेक्शन होगा या फिर नॉर्मल में जाएगा या फिर असिस्टेड में जाएगा, ठीक है। तो ये हर डिलीवरी के बाद आपको ये जो केस शीट है उससे पहले आपको लिख के रखना पड़ेगा, और उसके बाद जाके लास्ट में जाके आप मंथली वाइज वो आप एंट्री भी कर सकते हैं। एंट्री करेंगे तो वो अपने आप ही ये ऑडिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑडिट प्लीज आप लोग प्रैक्टिस में लाइए, क्योंकि हमारे जो पुराने हॉस्पिटल जो ऑलरेडी मान्यता में चल रहा है वो लोग ये करना स्टार्ट किए हैं। तो ठीक है, तो इधर तक, यहाँ तक ये मेरा है। यहाँ तक कुछ आप लोग को कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो न्यूबॉर्न रिससिटेशन के बारे में नील आपको बताएगी। किसी को कुछ डाउट है, मैडम को कुछ पूछना है, अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है, आपका ओपिनियन शेयर करना है, स्मिता हिवरे मैडम ने हैंड रेज किया है। जी जी, स्मिता मैडम आप बोलिए। मैम मुझे क्वेश्चन है, मतलब ये हमको ऐसे सुनने में आया कि इज इट कि कॉफी डिहाइड्रेट्स द बच्चू, या फिर मदर को डिहाइड्रेट करती है कि डिलीवरी होने के बाद भी अलाउ लिक्विड्स, दूध, चाय, पानी, कॉफी, तो उसमें कॉफी देना ठीक है कि नहीं है? मैम ऐसे तो नहीं है कि मतलब डिहाइड्रेट करते हैं, नो नो नथिंग लाइक दैट। हम लोग सब कुछ बोलते हैं कि कोई भी लिक्विड खाना माँ आराम से, अगर माँ नॉर्मल है, अगर माँ ले सकती है तो सारा कुछ माँ पी सकती है या खाना भी खा सकती है। One more question मैम, मदर ने डिलीवर कर दिया है एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन बच्चों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो शुड वी स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग और एक्सप्रेसिंग मिल्क फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट, और कुछ छेड़ना नहीं चाहिए ब्रेस्ट को? मैम अगर माँ को ब्रेस्ट इन्फेक्शन ना है, अगर माँ फीड करवा पा रही है तो एक्सप्रेस करने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको बस ब्रेस्ट, हाँ क्या, बच्चे को अगर शिफ्ट किए दूसरे हॉस्पिटल में ड्यू टू क्रिटिकल कंडीशन और मदर इधर के हॉस्पिटल में है, तो उस वक्त ब्रेस्ट एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए ना, कि करना चाहिए?
मैम आप एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क भी दे सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि माँ ही दे, ठीक है, और कोई मदर से भी आप एक्सप्रेस करके आप वो दे सकते हैं बच्चे को, बट ब्रेस्ट मिल्क होना बहुत ही जरूरी है, रेदर देन आप दूसरा कोई लिक्विड या फिर जो पानी वगैरह जो भी है वो आप अवॉइड करेंगे, पर एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क आप पिला सकते हैं। ओके, हमारे साथ जो कोई डॉक्टर जुड़े हैं उनके साथ कभी ऐसा हुआ है आपके हॉस्पिटल में, जो मैडम ने अभी बताया कि किसी कंडीशन की वजह से बेबी को दूसरे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, और उस समय में आपने क्या स्टेप लिया? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कह रहा है। या फिर हमारे साथ अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट है जो हॉस्पिटल से अगर कोई ज्वाइन किए है गायनेकोलॉजिस्ट, वो भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं ऐसे केस में क्या रिकमेंडेड है, और एनीवन हु विश टू गिव एनी ओपिनियन। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। नील, ओवर टू यू। थैंक यू आकाश एंड मोटुशी। गुड आफ्टरनून सभी को। तो अब हम लोग स्टैंडर्ड 16 देख लिए हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल स्टैंडर्ड 12 के बारे में, ठीक है, जो कि है हमारा न्यू बॉर्न रिसक्सिटेशन। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक क्विज कर लेते हैं। तो सभी लोगों का वीडियो ऑन है ना? आकाश प्लीज आप मेरा साथ दीजिएगा इसमें। सब लोग अपना व्हिडिओ ऑन कीजिए। सगळ्यांनी आपला व्हिडिओ ऑन करा। मॅडम तुम्हाला एक गेम खेळणार आहे तुमच्या बरोबर, त्याचं उत्तर द्यायचे सगळ्यांनी। सब अपना वीडियो ऑन रखें। यस नहीं, छोटा सा एक ही लाइन का आंसर है केवल, इसलिए एमसीक्यू भी नहीं डाला इसमें। पहला सवाल है कि हम लोग जो एनबीआर का जो ट्रे है, न्यू बॉर्न रिसक्सिटेशन का ट्रे या किट है, उसमें मास्क जो होता है वो कितना होना चाहिए? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आकाश आप इसको मराठी में ट्रांसलेट कर सकते हैं प्लीज? यस यस, मॅडम ने विचारलंय की न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशनचा तुमच्याकडे जो ट्रे असतो किंवा किट असतं त्याच्यात किती मास्क ठेवायला पाहिजे? आई एम सो सॉरी, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। आई एम सो सॉरी। तुम्ही बोलू सकता किंवा टाइप पण करू सकता। आप बोल सकते हैं या फिर टाइप भी कर सकते। कितना मास्क होना चाहिए न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन ट्रे में? किसी ने चैट नहीं किया, लगता नहीं आया। क्या है? ओके, वीर हॉस्पिटल ने भेजा है। थैंक यू वीर हॉस्पिटल। और कौन भेज रहे हैं? 2 मास्क चाहिए मैम, 0 और 1 चाहिए। ओके, 0 और 1। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब आते हैं। थैंक यू जिन सबने आंसर दिया उसके लिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जब बेबी डिलीवर होता है तो हम उस समय तुरंत हम बेबी को कहाँ रखते हैं? वार्मर में रखते हैं, एक हॉस्पिटल ने बताया, ठीक है। और कोई? मदर के एब्डोमेन, मदर के एब्डोमेन में एक हॉस्पिटल ने बताया, बहुत अच्छे। और कोई? ओके, देयर आर चैट बॉक्स में है यशोदा हॉस्पिटल। ओके, 2 लिखा था उन्होंने मास्क है। अवंती हॉस्पिटल सेज वार्मर, वीर हॉस्पिटल मदर एब्डोमेन। ओके, मदर के एब्डोमेन पे बेवकूफो। ठीक है। तो हम लोग आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है, जो हम मास्क जो लगा रहे हैं न्यू बॉर्न को, वो मास्क हम कहाँ प्लेस करेंगे, कहाँ लगाएंगे? बाळाला जर मास्क लावायला लागलं तर तुम्ही कुठे लावणार? कसं लावणार? जल्दी जल्दी। नहीं, वो ऑर्डर में डाला है। बच्चे को मास्क कहाँ लगाएंगे? बाळाला मास्क कुठे लावणार? बच्चे को मास्क कहाँ लगाएंगे हम लोग न्यू बॉर्न? नाक और मुंह के। ओके, वीर हॉस्पिटल इज सेइंग नोजेला। ओके, आप लोग खुद को अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जल्दी। किशोर नाइक सर इज सेइंग नेजल मास्क। ओके, नेजल एंड हुड। नेजल एंड वुड बोला एक ने, ठीक है, थैंक यू। आते हैं हम लोग अपने 4th क्वेश्चन पे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, बैग और मास्क वेंटिलेशन हम लोग जो परफॉर्म करते हैं वो कब करते हैं? बॅग मास्क व्हेंटिलेशन कधी करतो आपण? बेबी रोया नहीं तो ऐसे बोल रहे।
ओके ठीक है, थैंक यू। कोई चैट में लिखा है किसी ने क्या, चैट बॉक्स में भी? यस, चैट में लिखा है। ओके मैडम, सुनीता मैडम ने लिखा है, आइडियली इफ कंडीशंस परमिट ट्रांसफर मदर एंड बेबी टुगेदर। ओके, ये ब्रेस्ट फीडिंग का जो क्वेश्चन था तुषिका, उसके बारे में है। अच्छा ठीक है। ये अभी इसका आंसर दिया किसी फैसिलिटी ने? बैग और मास्क वेंटिलेशन हम लोग जब परफॉर्म कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं? जब बेबी क्राई नहीं करेगा तब मैम। चलो, एक हॉस्पिटल से मिला बेबी क्राई नहीं करेगा तब, सिर्फ एक ही हॉस्पिटल ने अभी तक आंसर किया। और MDLM। हाँ ठीक है, और MDLM ने आंसर किया। और राइजिंग मेडिकेयर हॉस्पिटल बताइए, कोई तो बताओ। चैट बॉक्स में भी किसी ने नहीं डाला है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है, 5th क्वेश्चन है ये जो आपको 7। अच्छा, शालिनी मैम ने हैंड रेज किया। हाँ जी मैम, कहिए। आकाश, आपने अनम्यूट किया क्या उनको? हाँ, बोल सकते हैं वो। हाँ मैम, कहिए मैम। शालिनी मैम आप कहे, आप अनम्यूट है। अगर ब्रीदिंग अच्छे से नहीं बराबर हो रहा, हाँ ओके, दिक्कत हो गई, ओके तब बैग एंड मास्क करते। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो, 2 हॉस्पिटल ने हमें जवाब दिया। 5वां क्वेश्चन आते हैं, जो अभी आप स्क्रीन पे देखिए। ये देखो, मेरा कर्सर यहाँ है ना, देख रहे हैं आप लोगों को? ये 1 से लेके 7 तक जो है ना, इसको करेक्ट ऑर्डर में डालना है। ठीक है, तो आप लोग ना नंबर भी बोल सकते हो, पहले कौन नंबर आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ है पूरा ऑर्डर, इसको करेक्ट ऑर्डर में डालना है। हम यहाँ पे डाले हैं टेक द बेबी इन द वार्मर, फिर ड्राई द बेबी, सक्शन, कट द कॉर्ड, स्टिम्युलेशन, पोजीशन, रीपोजीशन। आप चैट बॉक्स में भी नंबर लिख सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे 1 मिनट देंगे आपको। हाँ, 1 मिनट के बाद जिसको बोलना है वो हैंड रेस करेगा। ठीक है, और जिसको चैट बॉक्स में डालना है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, जिसको आंसर देना है वो हाथ उठाएंगे, हैंड रेस करेंगे। कॉर्ड कट करून टेक द वॉर्मर, एलएस टाकायचे आहे ना सगळे नंबर 1 2 टेक द बेबी इन द वॉर्मर, कॉर्ड कट करून। कौन बोल रहे हैं ये? अभी कौन बोल रहे थे? अवंती हॉस्पिटल बोल रहे हैं क्या? अवंती नहीं, वात्सल्य बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, कहिए वात्सल्य हॉस्पिटल। कट द कॉर्ड, पोझिशन 6 टेक द बेबी इन द वॉर्मर। पहिल्याचं काय आहे ते करेक्ट नंबर लावायचा फर्स्ट 6 आणि मग रिस्पॉन्स आकाश, 1 मिनट हो गया क्या? पहले ड्राई द बेबी नहीं हुआ अब तक। 2 नंबर हम बताएं मैम, बताएं हम? हाँ बोलिए मैम। सबसे पहले बेबी को ड्राई करना है, पहला टॉवल से पोंछना है चेहरा को, फिर शरीर को, उसके बाद पैर को। नो दूसरा टॉवल से लपेटना है और कट करना है। इसको सीक्वेंस में डालें। 1 मिनट। ये जो हम यहाँ पे 7 ऑर्डर दिए हैं ना, बस इसको डालना है सीक्वेंस में, एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट सीक्वेंस में डाल दीजिए। ओके नील, आप ले लीजिए अभी। अवंती हॉस्पिटल ने डाला है। अच्छा, क्या डाला इन्होंने? ये भी चैट बॉक्स में डाला है ना? यस। ओके, 25671314। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम लोग आप लोग अभी हम लोगों ने तो प्री क्विज किया अभी है ना। चलो अभी हम लोग देखेंगे एनबीआर क्या होता है, फिर देखना आप लोग कहाँ गलत किए या कहाँ आपने सही ही किया। ठीक है, वी हैव रिस्पांस फ्रॉम वीर हॉस्पिटल आल्सो। ओके 216354 2165। ओके ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन जो होता है ये है क्या एग्जैक्टली? तो बेबी का हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, बेबी का ब्रीदिंग और लाइफ उसको हम क्या कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बेबी क्या हो रहा है, एस्फेक्सिया के कारण उसका लाइफ डेंजर में है, तो उसको हम रिस्टोर कर रहे हैं, ब्रीदिंग को हम उसका रिस्टोर कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग सब एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं, सारे लोग करते हैं कि नहीं, है ना?
तो हमें जानना चाहिए ना डिलीवरी के दौरान बेबी को अगर कुछ हो गया, एज सच बेबी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्राई नहीं कर रहा है, तो वी शुड नो ना, हम सबको पता होना चाहिए हमें क्या करना है ना। तो वो जो प्रोसेस जाएगा वो हमारा है NBR का, यानी न्यूबॉर्न रिसक्सिकेशन का, ठीक है। अब इसको जरूरी क्यों है, वाई इज नीडेड, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग पिरामिड कहते हैं, इससे समझ जाओगे आप बहुत अच्छे से, एकदम इजी है। 100% बच्चे हो रहे हैं, सपोज 100% बच्चे में से 90% बच्चे अच्छे, जिसमें हम ENBC कर सकते हैं, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर कर सकते हैं, ठीक है। 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नहीं रो सकते हैं, ठीक है, वो क्राई नहीं कर रहे हैं, ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं। तो उन 10% बच्चे को हम क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे जो इस पिरामिड में सबसे नीचे जो है हमारा, है ना, 100 में से 90% बच्चों का हम देख रहे हैं एसेंशियल न्यूबॉर्न किए। अब जो 10% बच्चे हैं उसका हम क्या कर रहे हैं, ऊपर आ जाइए, उसके ऊपर ये वाला जो 5 से 10% बच्चे होते हैं उनको हम स्टिमुलेट करके हम क्राई मतलब वो फिर ब्रीदिंग करना चालू कर देते हैं, ठीक है, क्राई करना चालू कर देते हैं। तो हाँ जी, तो 5 से 10% बच्चे स्टिमुलेट करने के बाद क्या हो रहा है, वो क्राई करना, ब्रीदिंग लेना चालू कर देते हैं। फिर भी हमारे पास 3 से 6% बच्चे अभी भी बच रहे जो क्राई नहीं किए हैं, स्टिमुलेशन पे भी नहीं किए, तो उनका हम लोग क्या करेंगे, बेसिक रिसक्सिटेशन करते हैं, यानी 3 से 6% बच्चों का हम बेसिक रिसक्सिटेशन कर रहे हैं। उसमें भी क्या होता है ना कि बच्चे, ठीक है, बेसिक रिसक्सिटेशन में भी वो ब्रीथ करना, क्राई करना सब चालू कर देते हैं, ठीक है, अच्छे से ब्रीदिंग करना चालू कर देते हैं। लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बेसिक रिसक्सिटेशन के बाद भी नहीं करते, वो आते हमारे, वो कम होते हैं, 1% से भी कम होता है वैसा बच्चा, ठीक है, जिसमें हमको एडवांस रिसक्सिटेशन की जरूरत होती है। तो बेसिकली हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये एकदम सिंपल एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। और ये प्रैक्टिस किस लिए कर रहे हैं, हम लोग एक लाइफ को, एक जीवन को बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा आपको ना ये और अच्छे से क्लियर होगा। अभी MDLM हॉस्पिटल रांची से डॉक्टर अर्चना पाठक और उनकी टीम आपको एक केस सिनेरियो का प्रेजेंटेशन वो लोग करेंगे जो उनके यहाँ हुआ था, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अर्चना मैम आप बोल सकते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं डॉक्टर अर्चना पाठक, मैं MDLM हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे यहाँ 10 जून को एक अनबुक पेशेंट आई थी, वो प्राइमरी ग्रेविडा थी एंड शी वाज 37 वीक्स। वो एक्टिव फेज ऑफ लेबर में आई मेरे पास और पेशेंट फुल्ली डायलेटेड थी एंड उसका रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो चुका था। सुबह 9 बजे और पेशेंट हमारे पास आई दोपहर में 1 बजे और उसकी डिलीवरी यहाँ पे 2 बजे हुई। और प्रसव होने के बाद लेकिन बच्चा नहीं रोया, तो हमारी जो सिस्टर है यहाँ पे, जसुमती सिस्टर ने यहाँ पे NBR परफॉर्म किया। अब मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने NBR कैसे परफॉर्म किया, वो इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले पेट में रखे बेबी को, तो कराई नहीं किया, तो पहला टॉवल से पोंछे, पहले चेहरा, उसके बाद शरीर, फिर पैर हाथ पोंछे, फिर दूसरा टॉवल से लपेटे, उसके बाद कोट काटे, उसके बाद वार्मर में ले गए और PSSR किए। सबसे पहले पोजीशन दिए, शोल्डर के नीचे शोल्डर रोल रखे और सक्शन किए, मुंह में सक्शन किए 5 से 6 सेंटीमीटर सक्शन ट्यूब को डाल के किए, तो बेबी क्राई करने लगा। उसके बाद बेबी का वेट लिए तो 2.5 kg का था, विटामिन K दिए 1 mg। उसके बाद बेबी को माँ के पास शिफ्ट कर दिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी नर्सिंग स्टाफ ने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से संपन्न किया और इसके लिए मैं पूर्ण रूप से मान्यता टीम के सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, जिसके कारण वो आज सक्षम हो पाए हैं और अपने नर्सिंग कार्य को पूरी जिम्मेवारी के साथ निभा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी आप सबने देखा मैडम ने जो बताया। अब देखो मैडम ने क्या किया, मैडम के जो स्टाफ है वहां पे उन्होंने क्या किया, बेसिक रिसक्सिटेशन किया, यानी कि वो बेबी हमारा जो था 3 से 6% वाले में आ रहा था ना। हमने अभी बताया ना कि
10% बच्चे 100 में से 10% ऐसे होते हैं जिसको कि स्पेशल केयर की जरूरत होती है। तो ये 10% में से भी स्टिमुलेशन में नहीं हुआ, तो सक्शन करा तो फिर जब ड्राई किया इन्होंने तब नहीं हुआ, ठीक है, 5 से 10% में नहीं हुआ। तो ये आ गया हमारा बेसिक रिसक्सिटेशन में, जहाँ पे कि ये सक्शन के बाद क्या हो रहा है, बेबी क्राई कर गया, यानी 3 से 6% के जो बच्चे जो उसमें आ रहे हैं, ठीक है, तो वो वहां हो गए, तो हमें एडवांस रिसक्सिटेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम आपके केस के लिए, केस प्रेजेंटेशन के लिए। तो अब हम लोगों ने देख लिया NBR क्या है, ठीक है, क्यों जरूरी है, हमने केस प्रेजेंटेशन भी देखा। तो अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, जो हमको सांस लेने में बेबी का प्रॉब्लम हो रहा है बर्थ के समय, तो इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर है। तो पहला तो हो सकता है ये प्री टर्म बर्थ हो सकता है, जिसको हम लोग PTB भी कहते हैं, प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर भी हो सकता है, लास्ट स्टेज ऑफ लेबर में हम जो सिडेशन देते हैं वो भी हो सकता है रिस्क फैक्टर, एक्लैम्शिया, प्री एक्लैम्शिया भी हो सकता है हमारा रिस्क फैक्टर, और कॉर्ड राउंड नेक, जब हम बेबी डिलीवर होता है तो हम लोग चेक करते हैं ना नेक में कि कॉर्ड है या नहीं है, वो हो सकता है, या IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेड भी हो सकता है बेबीज को, ये रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा एंटीपार्टम हेमरेज, APH भी रिस्क फैक्टर में आता है इसके, ठीक है। तो अब आप सबों से मेरा एक सवाल है, ये जो सवाल है इसके लिए आप सबको अपना हैंड रेज करना होगा, ठीक है, एक ऑप्शन होगा वहां पे आपके हैंड रेज करने का, तो आप अपना प्लीज हैंड रेज करें, और वही लोग करेंगे जिनके लेबर रूम और OT दोनों में होगा, ठीक है। तो आप में से कितनों के पास रेडिएंट वार्मर है, न्यूबॉर्न केयर, रेडिएंट वार्मर न्यूबॉर्न केयर एरिया में है, लेबर रूम एंड OT में, लेबर रूम में भी होना है, OT में भी होना है, दोनों में है तो हैंड रेस करिए, अगर दोनों में नहीं है तो हैंड रेस नहीं करिए। हमारे पास एक ही है, दोनों के बीच में एक ही है, ओके। लेबर रूम और OT के बीच में रखा है। अच्छा, लेबर रूम और OT के बीच में रखा है, ठीक है। तो दोनों पास पास है क्या आपका लेबर रूम और OT, या? यस मैम, एक में लेबर रूम है, दूसरे साइड में OT। अच्छा, ठीक है। और किसी ने हैंड रेस नहीं किया, मतलब किसी के यहाँ लेबर रूम और OT दोनों में वार्मर नहीं है? नहीं, श्री अम्बा हॉस्पिटल ने किया है, अच्छा, लता हॉस्पिटल ने किया है, ओके एंड ओके, अभी तक तो इतने ही दिख रहे हैं। 2 हॉस्पिटल के पास है, लेबर रूम में भी और OT में भी। बहुत अच्छा। मॅडमनी काय प्रश्न केला कळलं का सगळ्यांना, की हे जे मशीन तुम्हाला दिसतंय ना आता रेडियंट वार्मर, हे किती हॉस्पिटल मध्ये आहे, OT आणि लेबर रूम मध्ये दोनों में, OT में भी और लेबर रूम में भी। तो डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल ने कहा है उनके पास है, ओके। वात्सल्य मेडिकल, वात्सल्य हॉस्पिटल के पास है, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा है, बहुतों के पास है, और जिनके पास केवल लेबर रूम में है तो वो प्लीज ले आए। और ये अच्छा है, लेबर रूम और OT अगर आपका पास है तो ठीक है, मैनेज कर पा रहे हैं तो अब हम लोग देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। कब से हम लोग बात कर रहे हैं ना, रेडिएंट वार्मर होना चाहिए, न्यूबॉर्न केयर एरिया होना चाहिए, भाई ये होना क्यों चाहिए, ठीक है। तो जब बेबी डिलीवर होता है, डिलीवरी होती है जब महिला की, बेबी आता है, तो हमें ये पता नहीं रहता है ना कि वो बेबी कैसा आ रहा है, हंसते मतलब रोते हुए अच्छे से आ रहा है, या एकदम सुस्त, ऐसे एकदम लथार जैसे सुस्त आ रहा है, ठीक है, हमें पता नहीं रहता ना, तो इसलिए हमको पहले से प्रिपेयर होना है। तो क्या होता है, इमीडिएट केयर के लिए जो बेबी आ रहा है, हमें नहीं पता कि वो क्राई नहीं करेगा, अगर क्राई नहीं कर रहा तो उसकी इमीडिएट केयर के लिए हम क्या करेंगे, उसको वार्मर पे डालेंगे ना, रेडिएंट वार्मर पे डालेंगे, ठीक है। और वो रेडिएंट वार्मर हम ऑन करना है हमको आधे घंटे पहले, डिलीवरी के आधे घंटे पहले, ठीक है। ये एकदम ये छोटा छोटा बात है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, रेडिएंट वार्मर हमको आधे घंटे पहले ऑन करना है, ठीक है। और ये OT लेबर रूम दोनों में होना चाहिए, ठीक है, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब जो है हम जो NBR करेंगे ना, न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन करेंगे, उसके लिए हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, उसको हम लोग कहते हैं गोल्डन मिनट कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है, तो हम 30 सेकेंड लेके चलते हैं, यानी 60 सेकेंड हमको बहुत ही बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एकदम गोल्डन पीरियड जिसको हम कहते हैं, कह सकते हैं गोल्डन टाइम है ये बेबी को उसका लाइफ को रिस्टोर करने का, ठीक है। तो हमारे जो न्यूबॉर्न केयर एरिया है उसमें हमको क्या क्या सामान रखना चाहिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, वार्मर दिख रहा है, ठीक है, ये वार्मर होना चाहिए। और ये जो वार्मर है कैसा होगा, इसका जो सरफेस है वो वार्म हार्ड थोड़ा सा रहेगा,
ठीक है ना। और ये हम आधे घंटे पहले डिलीवरी से ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सक्शन मशीन होना चाहिए आपके पास, घड़ी होना चाहिए। घड़ी भी आप अगर वो जो दीवार वाली घड़ी चला रहे हैं तो दीवार वाली घड़ी भी सेकेंड सुई की होनी चाहिए। और अगर आप कलाई वाली घड़ी चला रहे हो, ऐसी वाली घड़ी चला रहे हैं, दिख रहा है ना, ऐसी घड़ी चला रहे हैं, तो इसमें भी सेकेंड का सुई होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड सुई के साथ आपको घड़ी लेन रखनी है। वजन लेने के लिए वेन स्केल रखना है, आइडेंटिफिकेशन बैंड रखना है ताकि बच्चा मिक्स नहीं हो जाए, ठीक है, पता चले हाँ वो ABC महिला का है, XYZ महिला का नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर हमको रखना है क्योंकि अगर बेबी को हमको कनेक्ट करना पड़ा ऑक्सीजन उसके लिए, ठीक है। शोल्डर रोल रखना है हमको, शोल्डर रोल, ताकि क्या हो, हेड को हम क्या करेंगे, थोड़ा स्लाइटली एलिवेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेथोस्कोप रखना है बच्चे का धड़कन सुनने के लिए हमको। और म्यूकस एक्सट्रा, अब आते हैं हम ये जो बात कर रहे थे प्रीवियस वाला, ये था हमारा एरिया का, ठीक है, एरिया में जो चीज रहेगा उसका। अब हम बात करेंगे बेबी किट के बारे में। ध्यान दीजिएगा, हम न्यूबॉर्न केयर एरिया को 2 भाग में बांटेंगे। पहला, न्यूबॉर्न केयर एरिया में क्या क्या सामान रहेगा, और दूसरा बेबी किट में क्या क्या रहेगा। बेबी किट या बेबी ट्रे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेबी किट या बेबी ट्रे में हम लोग रखेंगे म्यूकस एक्सट्रैक्टर, ये सबको ही रखते हैं ना, सबको मालूम है इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा हम रखेंगे एम्बो बैग, ठीक है। एम्बो बैग जो रहेगा उसमें जो मास्क होगा उसका साइज है 0 और 1 होना है, ठीक है ना। और कॉर्ड क्लैंप रखेंगे हम लोग, विटामिन के का इंजेक्शन रखेंगे और सिरिंज रखेंगे ताकि हम विटामिन के का इंजेक्शन बेबी को दे सके, ठीक है। तो ये एक छोटा सा, आप देखो ये आपको दिख रहा होगा ना, हमें जो ट्रे बनाएंगे उस ट्रे में क्या क्या रखना है हमें, ठीक है। ये वही सब है जो अभी आपको हम बताए डायग्राम के साथ। अब हम लोग देखेंगे कि क्या करेंगे अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो, ठीक है। हम ये थोड़ा जल्दी देखेंगे क्योंकि इसके बाद आपको हम करके दिखाएंगे किस तरह से NBR करना है, डेमो दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा जल्दी देखते हैं। तो अभी बेबी डिलीवर हुआ, बेबी डिलीवर होता है तो हम कहाँ रखेंगे उसको, माँ के पेट में रखेंगे, माँ के एब्डोमेन में रखते हैं, बराबर है ना। तो एब्डोमेन में रखे, उसके बाद में हम क्या करें, बेबी को ड्राई किए, ठीक है। ड्राई करके देख रहे हैं बेबी रो नहीं रहा है। ड्राई किससे कर रहे हैं हम लोग, 2 तौलिया जो हम लोग रखते हैं ना, वार्मर में हम लोग रखे, गर्म हो गया, उसको लाके वहां हम लोग फिर क्या उसको डिलीवरी ट्रे में रखते हैं। और डिलीवरी ट्रे से हम क्या किए, वो तौलिया लेके उसको एक को पोछे, ड्राई किए और दूसरे से लपेटे। बेबी नहीं रो रहा है, हम देख रहे हैं वहां, तो इमीडिएट हमको क्या करना है, कॉर्ड को कट करना है वहां, ठीक है। कुछ नहीं सोचना, सीधा काट देना है कॉर्ड, बेबी नहीं रो रहा है। उसके बाद में बेबी को लेके हम कहाँ जाएंगे, वार्मर में जाएंगे, जो कि हम कब ऑन करके रखे थे, कब ऑन करके रखे थे वार्मर, कब ऑन करके रखना है। मॅडमनी प्रश्न विचारलाय, वॉर्मर कधी ऑन करून ठेवायचा डिलिव्हरी होणार असेल तर। वॉर्मर 30 मिनट्स के पहले। ओके, थैंक यू। 30 मिनट्स, बस थैंक बरोबर। यू। आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले हमको ऑन करके रखना है, ठीक है। तो ये जो अगर सबको म्यूट कर दीजिए ना प्लीज। वही कर रहा हूँ। यस यस, हो गया, थैंक यू। तो हम लोग ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं ना, ये हमारा जो गोल्डन 1 मिनट था ना, उसका पहला 30 सेकंड का हम लोग करेंगे, ठीक है। पहला 30 सेकंड में हमको क्या क्या करना है, बेबी को ड्राई, बेबी माँ के एब्डोमेन में है ना, वहां हम क्या कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, देख रहे बेबी क्राई नहीं कर रहा है तो कॉर्ड काटे, और फिर क्या किया, हम उसको वार्मर पे ले गए। ये पहला 30 सेकंड, सिर्फ ये नहीं और भी है, ठीक है। पहला 30 सेकंड में वार्मर पे लेने के बाद हम PSSR करेंगे। तो PSSR जो होता है, P से होता है पोजीशन, जो कि हम क्या करें, शोल्डर रोल जो हमारे पास था, हमने रखा था वहां न्यूबॉर्न केयर एरिया में, तो कंधे के नीचे शोल्डर रोल डालेंगे, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, हेड जो है स्लाइटली क्या हो रहा है, एलिवेट होता है ना बेबी का, ठीक है, एक्सटेंड होता है, सॉरी स्लाइटली एक्सटेंड होता है। उसके बाद में सक्शन करेंगे। सक्शन कहाँ करना है, पहले मुंह में करना है और उसके बाद में नोज में करना है। ABCD में पहले M आता है और N आता है, ऐसे याद रखिए, पहले हमको M पे करना है फिर N पे करना है। M बोले तो माउथ, N बोले तो नोज, ठीक है। माउथ में कर रहे हैं सक्शन तो हम डालेंगे 5 सेंटीमीटर, और नाक में कर रहे हैं तो हम डालेंगे 1 से 2 सेंटीमीटर, ठीक। P कर दिया, S कर दिया। अब एक चीज और ध्यान से, हम जब ये वार्मर पे लाके जब पोजीशन किए ना, सक्शन किए ना, हमको बेबी को ऑब्जर्व भी करना है, मतलब हमारे हाथ भी चलेंगे,
हमारा बॉडी मूव करेगा, ठीक है, और हमको देखना है बच्चे को, ठीक है, ऑब्जर्व करना है बच्चे को कि वो ब्रीदिंग करना चालू किया या नहीं, क्राई करना चालू किया या नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड एस में, यहाँ 2 था ना, PSSR, PS हमने देखा, SR बाकी है, SR देखते हैं। ये भी हमारा फर्स्ट 30 सेकेंड का है। एस से होता है स्टिम्युलेशन, यानी कि सहलाएंगे उसको, करवट दिला के, ऐसे करवट लेके हम बेबी को सहलाएंगे, ठीक है। तो सहलाएंगे उसके बैक को, ठीक है, सहला के फिर क्या करेंगे हम, सहलाने के बाद फिर हम उसको उसके पोजीशन में रखेंगे। तो उसका तो बेड खराब हो गया ना, हम लोग भी सोते हैं, करवट लेते तो बेड तो खराब होता है, वैसे ही बेबी का भी अभी बेड खराब हो गया तो बेड बनाएंगे। तो हमको क्या करना है, शोल्डर रोल रखना है। शोल्डर रोल कहाँ रखेंगे, अगेन शोल्डर के नीचे रखेंगे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ रीपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है। हमको फिर देखना भी, ऑब्जर्व भी करना है, बेबी ब्रीदिंग करना चालू किया या नहीं किया, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट 30 सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद में हम देखते हैं, फर्स्ट 30 सेकेंड तो किया हमने, फिर हमारा बेबी हमने ऑब्जर्व किया, क्राई किया या नहीं किया। उसके बाद अगर क्राई किया तो हम क्या करेंगे, उसका पूरा देखेंगे, बेबी का कलर वगैरह, बेबी ब्रीदिंग अच्छा से कर रहा है तो फिर ऑब्जर्व करके मदर को देंगे। लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे फिर से बैग एंड मास्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 30 सेकेंड के बाद का है, 30 सेकेंड पहला खत्म हो गया हमारे पास। अब हमारे पास केवल 30 सेकेंड बाकी है गोल्डन 1 मिनट होने के लिए, ठीक है। तो बैग एंड मास्क स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो एम्बू बैग है वो हम चेक करेंगे, ठीक है ना। वो हम अभी डेमोन्स्ट्रेशन के समय बताएंगे कैसे चेक करना है। तो हम 5 रेस्पिरेटरी उसको ब्रेथ देंगे, ठीक है। और 5 रेस्पिरेटरी जो ब्रेथ देते हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि स्क्वीज 2-3 करते हैं ना, जो 5 हम देंगे उसमें हमको देखना है बच्चे का जो छाती है, जो चेस्ट है, वो उठ रहा है या नहीं, ठीक है। हम शुरू में आपको बोले हमारी आंखों से भी हमको देखना है, ऑब्जर्व करते रहना है बेबी का पूरा एक्टिविटीज को। तो दोनों चेस्ट इक्वली उठ रहा है, यानी ऐसे ऐसे नहीं होना है, इक्वली राइज करना, इक्वली डाउन होना है, इक्वली उठना है। जब आप उसको एम्बू दोगे, इधर से दबा पुश स्क्वीज करोगे, ये इधर उठेगा, रिलीज करोगे दबेगा, ठीक है। तो ये हमको चेक करना है। और उसके बाद में 5 जो हम रेस्पिरेटरी ब्रेथ दिए कि हाँ चलो ठीक से जा रहा है, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे 30 सेकेंड तक, ठीक है। लेकिन अगर ये जो हमारा 5 रेस्पिरेटरी ब्रेथ हम दे रहे हैं, चेस्ट राइज ही नहीं कर रहा है, तब क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमारा या तो हम उसको सही से फिट नहीं किए होंगे, क्योंकि नोज माउथ चिन ये पूरा हमको कवर करना है, ठीक है। तो अगर कवर सही से नहीं किए, कहीं से लीकेज हो रहा है एयर का, तो चेस्ट राइज नहीं करेगा, या फिर शायद पोजीशन मेरा गड़बड़ है ना, तो हम ये सारा फिर से देखेंगे। अच्छा चलो ये गड़बड़ है लगता है, तो हम पोजीशन के शोल्डर रोल फिर से रखे, एक बार सक्शन कर लिए, ठीक है। उसके बाद में फिर हम मास्क सही से बैठाएं, उसके बाद हम एम्बूस को देना चालू करेंगे। क्लियर, दोनों समझ में आया ना। एक तो जब उसका चेस्ट राइज कर रहा है तब क्या करना है, और चेस्ट नहीं राइज कर रहा है तब, ठीक है। आया तो सिर आप ऐसे कर सकते हैं, हम सबको देख रहे हैं। ओके, थैंक यू, सबने किया, थैंक यू। तो जब अब देखो, फिर हमने क्या किया था, चेस्ट राइज नहीं कर रहा था, तो हम दोबारा वो सारा स्टेप किए, दोबारा हम क्या किए, उसका पोजीशन वगैरह किए ना। तो अब यहाँ फिर से हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं 5 रेस्पिरेटरी ब्रेथ। चलो अब हमारा चेस्ट राइज कर रहा है, ठीक है। तो जब चेस्ट राइज करना चालू होता है ना 5 रेस्पिरेटरी ब्रेथ में, तो उसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे 30 सेकेंड तक, ठीक है। पहला 30 सेकेंड हमारा क्या, कहाँ पे एंड हुआ था, रीपोजिशन पे। अब दूसरा जो था वो कहाँ एंड हो रहा है, पूरा उसको एम्बू बैग से हम एम्बू बैग एंड मास्क वेंटिलेशन पे। तो हमारा 1 मिनट हो गया ना, हो गया। तो फिर ऐसे कर लीजिए, या अंगूठा दिखाइए ऐसे थम्स अप, ठीक है, थैंक यू। तो हमारा 1 मिनट हो गया। अब अगर यहाँ पे बेबी क्राई किया, ब्रीदिंग ले रहा है, अच्छे से ब्रीदिंग कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व में क्या क्या करेंगे वो हम आगे देखेंगे, ऑब्जर्व में हम क्या क्या करेंगे। तो ऑब्जर्व करके फिर माँ को हैंड ओवर करना, उसके आगे का हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पर अगर बेबी यहाँ पे नहीं ब्रीदिंग किया तो क्या करेंगे, तो नहीं ब्रीदिंग किया तो हमको क्या करना है, एक बार बच्चे का धड़कन चेक करना है, ठीक है। तो बच्चे का धड़कन चेक करेंगे, हम पहले ही बताए थे स्टेथोस्कोप भी रखना है, ठीक है ना। तो बच्चे का धड़कन हम स्टेथो से चेक कर रहे हैं, 6 सेकंड का चेक करेंगे, ठीक है। इसलिए बोले थे हम सेकंड का घड़ी भी रखने, ठीक है। तो हम सेकंड का सुई देख रहे हैं, चलो 6 सेकंड तक हम देखें उसका धड़कन, जितना भी आए वो होना है 10 से कम आए या 10 आए, ठीक है। अगर 10 आता है तो 10 को हम गुना करेंगे 10 से, या अगर 9 आता है तो 9 को गुना करेंगे 10 से। समझ रहे हैं बात को,
बच्चे का धड़कन जो है वो 6 सेकंड हमको चेक करना है। 6 सेकंड में जितना भी आए, बोलो 10 आए, 9 आए, 8 आए, 7 आए, ठीक है ना। तो अगर 10 आता है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए 10 से, तो कितना होता है, 10 10 100 होता है ना। 10 दहाई कितना होता है, 10 दहाई 10 कितना, सॉरी 10 इंटू 10 कितना होता है, 10 गुना 10 100 होता है ना। तो 100 आ गया है तो हम क्या करेंगे उसके बाद में, इसका हार्ट रेट जो है ठीक है बच्चे का, ठीक है ना। लेकिन अगर 10 से कम है, मान लीजिए 90 आया, 90 को हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं 10 से, सॉरी 9 आया, 9 को गुना कर रहे हैं 10 से, तो कितना होता है, 90 होता है ना। 9 दहाई 90 होता है ना, 9 इंटू 9 10 90। तो ये जो 90 आया यानी ये 10 से या 100 से कम है, तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे बेबी को तुरंत ऑक्सीजन कनेक्ट कर रहे हैं, बैगन मास्क कंटिन्यू कर रहे हैं, जब तक कि हमारे पीडियाट्रिशियन है वो वहां पे आ नहीं जाते, ठीक है। चलो अब वो क्या, पीडियाट्रिशियन कैसे आएंगे, क्योंकि आप तो बेबी के साथ लगे हुए थे ना। मैंने मान लो मैंने डिलीवरी कराया तो मैं तो बेबी के साथ हूँ, तो पीडियाट्रिशियन कैसे आएंगे। तो पीडियाट्रिशियन को बुलाने के लिए हमको सबसे पहले, जब हम ड्राई करके ऑब्जर्व कर रहे थे ना, बेबी नहीं रो रहा था, तो हमको क्या उठाना है कदम, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है मदद के लिए आवाज देनी है, कॉल फॉर हेल्प, ठीक है। ठीक है, ऐसे कर दीजिए सब। अगर ठीक नहीं है तो ऐसे करिए, ठीक है तो ऐसे करिए, या थम्स अप भी दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। तो अब उसके बाद हमको बहुत इंपॉर्टेंटली एक चीज ध्यान देना है, 4 C's, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। 4 C जो होते हैं, पहला होता है कॉल फॉर एडवांस हेल्प, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा कंटिन्यू बैग एंड मास्क, तीसरा है काउंट हार्ट रेट, और चौथा है कनेक्ट ऑक्सीजन, ठीक है। ये किस लिए एडवांस हेल्प हम क्यों बोल रहे हैं, हम वहां पे तो हेल्प तो मांगे थे, हेल्प हम स्टार्टिंग में आवाज दिए थे ना, कॉल फॉर हेल्प, ठीक है। तो वो क्या, पीडियाट्रिशियन को भी उन्होंने बता दिया। अगर हमारे हॉस्पिटल में सुविधा है पीडियाट्रिशियन की तो बहुत अच्छी बात है, वो तुरंत इन्फॉर्मेशन उनको चला जाएगा। पर अगर नहीं है, वो ऑन कॉल आते हैं, तो हम तुरंत में उनको कॉल करके हम उनको बुला लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एडवांस हेल्प हो रहा है वहां पे, ठीक है। हम बैग एंड मास्क कंटिन्यू कर रहे हैं, हार्ट रेट चेक कर रहे हैं, जो भी हमने बताया आपको 6 सेकंड हम देख के उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और ऑक्सीजन को हमने कनेक्ट किया था। यहाँ तक सबके लिए क्लियर है ना। अब एक और चीज, यहाँ पे जो हम पीडियाट्रिशियन का अराइवल का वेट कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ पे ना न्यूनेट इंटेंसिव केयर यूनिट है, NICU है, अगर है तो हम वहां पे शिफ्ट करेंगे, और अगर वो नहीं है तो हम क्या करेंगे, हायर फैसिलिटी में बच्चे को भेज देंगे। लेकिन याद रखना है, हमारा जो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन है वो कंटिन्यू होगा, और हम तभी रेफर करेंगे जब बच्चा अच्छे से ब्रीदिंग नहीं कर रहा हो, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि बेबी को हम किस तरह से NBR करेंगे बेबी के लिए, अगर वो क्राई नहीं कर रहा है तो, ठीक है। हमको नील आप डेमो कर रहे हैं ना अभी? हाँ, ये स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए ताकि आपका कैमरा व्यू बड़ा हो जाए। कलम टच करते मतलब। ओके मैडम, अभी एक डेमो करके दिखाएंगे आपको न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन का। एक डमी बेबी है, उसका नाम सोनू है, ऐसे हम मान के चलते हैं अभी। और ये मैडम अभी आपको दिखाएंगे, इसलिए आपका अभी स्लाइड शो बंद किया है। यस तो ये है हमारा बेबी किट, ठीक है। बेबी किट में आपको बताए थे ना, जो जो सामान रखना है हमको सारे चीज इसमें रखने हैं। मैंने ग्लव्स पहन लिया है क्योंकि यहाँ रखना था, तो अभी पहन के आपको जस्ट बता रही हूँ। NG ट्यूब है, एम्बू बैग है, ठीक है। एम्बू बैग में चलो सामान के साथ एक और चीज ध्यान देने का है, जब हम एम्बू बैग बता रहे हैं ना, तो इसमें 3 चीज आपको ध्यान देनी है, ये सही है या नहीं सही है, ठीक है। पहला तो ये, आप देखोगे मछली का जो फिश वॉल्व होता है ना, यहाँ पे आप देखना, मैंने इसको प्रेस करूंगी तो वो खुलेगा, दिखा खुलते हुए? यस दिखा, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है।
ये देखना है ये हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा चीज, हम जब उसको स्क्वीज करते हैं ना, ये देखो ऐसे दबाते हैं तो हमको देखना है कहीं से मतलब ये अच्छे से ना दबा, और ये देखिए वापस अपने पोजीशन पे आ गया, दबाए अपने पोजीशन पे आ गया ना, तो इससे पता चल रहा है कि ये ठीक है, कहीं से लीकेज वगैरह या कहीं से कुछ निकल रहा नहीं है। ठीक है। तीसरा चीज हमको बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है, ये जो प्रेशर कुकर का सीटी जैसा दिख रहा है ना, वाल्व जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये जो है ये आप देखिएगा आवाज करेगा कैसे, तो हम यहाँ अपनी हथेली पे जोर से ऐसे पकड़ना है कहीं से एयर ना लीक करे, और ये देखिए आवाज जा रहा है सबको, और ये देखिएगा आप थोड़ा सा ये उठेगा, दिखा। तो ये इन 3 चीजों का ध्यान देना है, हमारा एम्बू सही है या नहीं है, तभी हम रिसक्सिकेशन में बैग एंड मास्क वेंटिलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। हमने ये म्यूकस एक्सट्रैक्टर रखा है जो कि हम बात किए थे वहां पे, और विटामिन के का इंजेक्शन है यहाँ, सिरिंज है उसके लिए। एक खास चीज, ये जो मास्क है ना, ये 2 साइज का हमारे फैसिलिटी में होने चाहिए, 0 और 1। ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास एक शोल्डर रोल होना चाहिए, स्टेथोस्कोप, ये दिख रहा है सबको, स्टेथोस्कोप हमने वार्मर पे लगा रखा है, ये है मेरा वार्मर, ये मेरा वार्मर है। ठीक है। इसको हमने यहाँ पे रखा है जिसपे कि ये स्टेथोस्कोप हमने लगा रखा है। ठीक है। ये रही घड़ी, आपके दीवार पे होगी तो बहुत अच्छी बात है आपके, या फिर अगर आप रिस्ट वॉच का यूज करते हैं तो भी अच्छी बात है। ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, जो हम ऑक्सीजन देंगे बेबी को। ठीक है। तो ऑक्सीजन जब हम लोग देते हैं बेबी को ना, तो वो हमको 5 लीटर पर मिनट देना है। ठीक है। जब ऑक्सीजन हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं तो अब हम आते हैं मेन डेमोन्स्ट्रेशन पे। तो दिख रहा है, चलो यहाँ पे ना मैंने अभी, सर 1 मिनट नीचे रखिए ना, नीचे रखिए। अच्छा ठीक, ऐसे कैसे, ऐसे करे क्या आप, पकड़िएगा। तो ये जो बेबी है ना, ये अभी डिलीवर हुआ है हमारी। ठीक है। तो जैसे आकाश ने कहा कि इस बेबी का नाम हमको सोनू रखना है, चलो हमने इसका नाम सोनू रख दिया। तो सोनू अभी डिलीवर हुआ है, तो हमने पहला काम क्या करना था, पहले तो बेबी डिलीवर हुआ तो माँ के हम एब्डोमेन में रखे, है ना। अब क्या करेंगे, हम ड्राई करेंगे। तो ड्राई करने के लिए जो हम वार्मर पे रखे थे टॉवल, वो हमारी ट्रे पे है अभी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक टॉवल से इसको हम ड्राई करेंगे और दूसरे टॉवल से हम इसको लपेटेंगे। ठीक है। तो दिख रहा है कि नहीं, हम गलत खड़े हुए हैं। तो हम इस बेबी को हमने ड्राई करनी है, और फिर हम, चूंकि ये गीला हो जाता है इस वजह से हम इस तौलिए को फिर हटा देंगे, और जो सूखा तौलिया है जो कि प्री वार्म्ड है ना, उससे हम क्या करेंगे, बेबी को लपेट लेंगे। ठीक है। लपेटने के बाद हम देखेंगे, ऑब्जर्व करना है हमको कि मेरा बेबी क्राई कर रहा है या नहीं। नहीं क्राई कर रहा है तो हम इमीडिएटली क्या करना है, हमको इसका कॉर्ड काटना है। ठीक है। तो हमने इसका कॉर्ड को क्लैम्प करके काट दिया। अब बेबी को हम क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, वार्मर में। तो मैंने जो आपको अपना वार्मर दिखाया था, मैं वहां पे ले आई। बेबी प्लेस रहेगा इस तरह से, बेबी का हेड है वो मेरे साइड रहेगा। अब हम यहाँ PSSR करेंगे, यानी फर्स्ट का जो 30 सेकेंड का जो काम था ना, हम वहां से कर रहे थे ड्राई से यहाँ तक, वो अब हम परफॉर्म करेंगे। तो शोल्डर के नीचे हमको क्या करना है, शोल्डर रोल लगाना है, यानी ये P से पोजीशन वाला हो गया। ठीक है। हमने पोजीशन कर दिया। ठीक है। अब हम लोग करेंगे सक्शन। तो सक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बेबी के माउथ में डालते हैं। ठीक है। तो बेबी के माउथ में हम 5 सेंटीमीटर डालेंगे, और उसके म्यूकस एक्सट्रैक्टर से हम सक्शन कर रहे हैं। आई थिंक ये सारे हॉस्पिटल इसी का यूज करते हैं ना, तो हम इसका यूज कर रहे हैं अभी। 5 सेंटीमीटर हमने माउथ में डालना है, और फिर उसके बाद में नोज में हमने डालना है 1 से 2 सेंटीमीटर। ठीक है। हम देख रहे हैं मेरा बेबी ब्रीदिंग चालू किया या नहीं किया, मेरा बेबी तो अभी तक ब्रीदिंग चालू नहीं किया है, तो हम स्टिम्युलेट करेंगे। जस्ट हमको करवट दिलानी है, और हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सहलाएंगे, रगड़ेंगे। ठीक है।
और उसके बाद में फिर हम इसको वापस इस तरह से रखेंगे और चेक करेंगे रो रहा या नहीं रो रहा। तो देख रहे मेरा बेबी अभी नहीं क्राई कर रहा है, ब्रीदिंग नहीं आई है, हम फिर रिपोजिशन करेंगे, क्योंकि करवट दिलाए तो मेरा शोल्डर रोल हिल गया, वहां से हट गया, ये रिपोजिशन किया। अभी तक बेबी ब्रीदिंग अच्छे से नहीं किया है, तो हमारा जो 30 सेकेंड था वो यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, हमारे पास अब केवल 30 सेकेंड बचा, यानी अब हमको क्या करना है, एम्बू करना है, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देना है। तो इसमें आपको हम पहले ही दिखा दिए मेरा एम्बू ठीक है, तो हम क्या करते हैं अब इसमें फिक्स करेंगे। तो इसको कहाँ फिक्स करेंगे, तो ये बेबी का नोज, बेबी का ये नोज, माउथ, चिन है ना, ये कवर होना चाहिए। ठीक है, और जब आप कवर करोगे तो आपका जो हाथ है वो सी शेप इस तरह का बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसको कवर करते हैं। ठीक है, हमने ये क्या करना है आपको, ये 2 उंगली है ना जो हमारी इंडेक्स फिंगर और थंब, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, इस तरह से दबा रहे हैं, ताकि कहीं से चारों तरफ में से कहीं से एयर लीक नहीं हो, हवा कहीं से ना निकले। और आप मिडिल फिंगर भी यूज कर सकते हो इसके लिए, आपको चिन को थोड़ा सा उठाने के लिए। ठीक है, हमने बेबी का माउथ कवर किया, अब हम क्या करेंगे इस तरह से, और हमने चिन को उठा लिया और हम यहाँ पे देंगे, एम्बू करेंगे। तो पहला था 5 वेंटिलेशन ब्रेथ देना है। ठीक है, तो देखिए आप, ये उठ रहा है ना, आप देख सकते हो, दिख रहा है, दिख रहा है सबको? यस यस, ओके, थैंक यू। तो हम ये जो 5 नहीं दिख रहा हमको, तो हम ये जो 5 वेंटिलेशन ब्रेथ देके चेक कर रहे हैं कि हमारा जो चेस्ट है वो बराबर उठ रहा है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो इधर उठ रहा है या इधर उठ रहा है। अब देखो, अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए, अब चेस्ट उठ रहा है, नहीं उठ रहा ना, मतलब कि मेरा कुछ गड़बड़ होगा अभी, है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे, अच्छा चलो शोल्डर रोल तो डाला है मैंने, फिर एक बार इसको मास्क को सही से फिट करते हैं। ठीक है, फिर डाला, अब देखो, अब उठ रहा है ना, उठ रहा है, यस। ओके, तो हम ये 5 वेंटिलेशन ब्रेथ दिए। ठीक है, यानी मेरा उठ रहा है। तो अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे 30 सेकेंड तक, और वो कंटिन्यू कैसे करेंगे, स्क्वीज 2 3, स्क्वीज 2 3, स्क्वीज 2 3, स्क्वीज 2 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ये हम स्क्वीज करते हैं ना, देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, स्क्वीज 2 3 में ये रिलीज हो गया, स्क्वीज 2 3, स्क्वीज 2 3। ठीक है, और हम जो पकड़े थे वो सी कैसे दिख रहा था, देखिए, ये हम क्या किए, यहाँ पे प्रेस किए थे ना, ये देखो मेरा हाथ सी बना, दिखा सी, दिखा, दिखा, ओके चलो, MM हॉस्पिटल ने दिखाया, थम्स अप दिखा। ठीक है, तो हम ये करेंगे, एम्बू हमने दे दिया 30 सेकेंड का, उसके बाद हमारा 1 मिनट का जो गोल्डन समय होता है वो समाप्त होता है। इसमें हम देख रहे हैं 30 सेकेंड देने के बाद मेरा बेबी ब्रीदिंग चालू किया या नहीं किया। अगर ब्रीदिंग चालू किया है तो हमको और भी कुछ देखना है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, और अगर ब्रीदिंग चालू नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग अभी चालू नहीं किया तो हम क्या करेंगे, धड़कन देखेंगे। ठीक है, हमारे पास थेतो है। नील, आप कैमरा ऊपर से दिखा सकते हैं क्या बेबी पे, थोड़ा आगे जाके बेबी पे, क्या एम्बू करते हुए? नहीं नहीं, हाँ ये ठीक है, ये एंगल ठीक है। ठीक है, यस। तो अब हम क्या करेंगे, बच्चे का धड़कन देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लिया बच्चे का, हम धड़कन देख रहे हैं 6 सेकेंड के लिए, तो 6 सेकेंड के लिए 10 आना चाहिए। ठीक है, चलो इसका 10 आ गया, तो 10 आ गया, तो हम क्या करेंगे, 10 को 10 से गुना कर देंगे। 10 को 10 से गुना करें तो कितना आया मेरे पास, 100 आया, यानी कि ठीक है इसका, ठीक है ना, चलो धड़कन इसका सही है। हम फिर एम्बू उधर कंटिन्यू, फिर उसके अगर 10 से कम आता है, ठीक है, 10 से कम है, सपोज 9 आया जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे, तो 9 को 10 से गुना करेंगे तो 90 आता है, तो 90 यानी कम है। अब हम क्या करेंगे, तुरंत में ऑक्सीजन वगैरह, हमारे पास ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है हम लेके कनेक्ट किए, ऑक्सीजन का भी हमको बता दिया आप लोगों को कि 5 लीटर पर मिनट हमको डालना है। ठीक है, यहाँ तक सर रख दीजिए, क्लियर? किसी को कुछ डाउट है क्या न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन में? मैडम ने अभी बताया, कोई स्टेप्स नहीं समझा है, या फिर टाइम का अगर आपको कुछ क्वेश्चन है? कोणाला काही प्रश्न आहे का की न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन कसं करायचं जर बाळ रडलं नाही तर? सगळ्या स्टेप्स समजल्या का? अंबू बॅग कसं फिक्स करायची, काउंट कसं करायचं?
किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ हाँ बोला। शालिनी. हाँ बोला मॅडम. हा, ते आपण जेव्हा अंबू बॅग लावतो त्यावेळेस मग ते आपल्याला ऑक्सिजन पंप लावायचा नसतो काय? नील, उनका क्वेश्चन अंबू है, बॅग जेव्हा लावली जब अम्बू बैग तेव्हा लगाते हैं उनको ऑक्सीजन पंप लगाने का क्या? सिस्टर डॉक्टर कुणाल बोलत आहे, जेव्हा आपण 5 व्हेंटिलेटरी एस्पेक्ट ब्रीथ देत असतो ना, उस वक्त आपको ना ये नेचुरल एयर देनी होती है, उस वक्त ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप नॅचरली तुम्ही नॅचरली जे एअर असते ते 5 व्हेंटिलेटरी ब्रीथ द्यायची आहे, म्हणजे श्वास 1-2 श्वास 1-2 असं करत. ठीक है, कळलं का सिस्टर? आणि हे झाल्यावर इसके बाद आपको या तो आप कॉर्ड का पल्सेशन देख सकते हैं, या किसी और को आपके साथी जो होंगे, आपके साथ में कोई होगा, तुमच्या सोबत जर कोणी सोबती असेल, आपण हे चालू ठेवायचं 5 व्हेंटिलेटर ब्रीथ दिल्यावर, आणि बाळाच्या हृदयाचे ठोके बघायचे, बच्चे के दिल की धड़कन देखनी होती है, और वो आप नहीं कोई और आपके साथ में जो आया होगा, साथ में साथी रहेगा, वो देखेगा और वो गिनेगा 6 सेकंड के लिए. कितने सेकंड के लिए सिस्टर? 6 सेकंड साठी. ते 10च्या वर असेल, वो 10 के ऊपर होगा तो कंटिन्यू करेंगे आप, और वो बच्चा रोने लग गया तो विनिंग करके माँ के पास उसको केयर के लिए दे देंगे. मान लीजिए अगर वो हार्ट का रेट आपको पता चल गया कि 6 सेकंड में ना 10 से कम है, मतलब वो ठीक से नहीं चल रहा, तब आप उस अम्बू बैग में ऑक्सीजन सिलेंडर की जो लाइन आती है ना, पाइप, वो जोड़ेंगे, एंड देन यू विल कंटिन्यू दैट जब तक कि आपको एडिशनल हेल्प या पीडियाट्रिशियन आते नाही तब तक के, जोपर्यंत तुमचे हे जर 10च्या खाली ठोके असेल तर ऑक्सिजन सिलेंडर तुम्ही त्या अम्बू बॅगला जोडायचं, ऑक्सिजन लाईन सॉरी, आणि ते चालू ठेवायचं. श्वास 1-2 श्वास 1-2 श्वास म्हटलं की दाबायचं, 1-2 म्हटलं की सोडायचं. जसं तुम्हाला, जसं मॅडमनी आता तुम्हाला दाखवलं नीलनी, तसं करता येईल. ब्रीथ 1-2 म्हणतात, काही लोक श्वास 1-2 म्हणतात, कुछ लोग ब्रीथ 1-2 बोलते हैं, कुछ लोग श्वास 1-2 बोलते हैं, डजंट मैटर. लेकिन जब आप ब्रीथ बोलते हैं तो वो दबाना होता है और छोड़ना होता है. फिर श्वास 1-2 जो बोलेगा वो छोड़ना पड़ता है, ताकि ज्यादा ठड़ाकट खड़ा दबा लंग्स को डैमेज हो सकता है, इसलिए वैसे ना हो, इसलिए. ठीक है, तो आई होप इससे आपको आइडिया आ जाता है. फिर आपको कब तक के उसको कंटिन्यू करना है, जब तक कि आपको कोई हेल्प नहीं आता. मान लीजिए पीडियाट्रिशियन आपके आते नहीं तब तक के. ठीक है डॉक्टर कुणाल, डॉक्टर सुनीता दिस साइड. हाँ मैम बोलिए. नॉर्थ इंडिया में इसको हम लोग रिदम मेंटेन करने के लिए 40 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट का, हम लोग सारे प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, जय श्री राम जय श्री राम, जय में प्रेस करते हैं, श्री राम में छोड़ते हैं. ओके. तो ये अलग अलग तरीकों से याद करा जा सकता है. मैम यहाँ पे ना स्क्वीज भी नहीं बोलते, इवन तो श्वास भी नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं दबाएं 1-2. जो भी है, तो उससे क्या होता है ना, आपका स्पॉन्टेनिटी, आपका दबाने का रेट एकदम खट ऐसा डर के मारे ना होते हुए आराम से श्वास 1-2 श्वास 1-2 इस फ्रीक्वेंसी में चलता है. ठीक है सिस्टर शालिनी सिस्टर, मॅडम तुम्हाला कळलं ना? ओके. यहाँ पे मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नील, अगर आपके पास इसका कोई वीडियो हो यूट्यूब का तो आप हमारे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं. सॉरी आकाश, आई डोंट हैव वीडियो. ओके, तो हमने आपका रिकॉर्ड कर लिया है वैसे सेशन, यूट्यूब पे तो आ जाएगा. एंड कुणाल सर आप म्यूट पे है. कुणाल सर आप म्यूट में है सर. हाँ वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा था. अच्छा. तो इसमें ना सेफ डिलीवरी ऐप आता है. ओके, तो हम सबसे अनुरोध करेंगे कि जितने भी हमारे स्टाफ नर्सेस है वो सेफ डिलीवरी ऐप लोड कर ले इसको. ठीक है, वो सेफ डिलीवरी ऐप में सोर्स लिखना मान्यता से हमको पता चला. सेफ डिलीवरी ऐप में ये सारा चीजें अच्छे से दिया, शायद उसमें वीडियो भी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या उसमें स्टेप बाय स्टेप लेके जाता है, तो आपको और अच्छा रहेगा, आप सीख पाएंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो. ओके अच्छा ठीक है. अब एक चीज और ध्यान देने का है, जब हम ये स्क्वीज करते हैं ना, या श्वास करते हैं, या जय श्री राम बोलते हैं, जय बोलते हैं ना, या फिर हम दबाए बोलते हैं, तो हम ये 3 फिंगर यूज कर रहे हैं और एक अंगूठा यूज करते हैं. ठीक है, चारों ऐसे नहीं करिएगा, 3 फिंगर हमको यूज करना है, और ये ठीक है ना, आराम से हमको इस तरह से करना है. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो थम्स अप करें या सिर ऐसे कर सकते हैं. ओके, अभी हम लोग आगे बस थोड़ा सा और बाकी है, वो हम लोग झटपट देख लेंगे.
हाँ, हमने अभी बात किया था ना बेबी वेलबींग का, हमने जो बात किया था कि अगर बेबी ब्रीदिंग वेल है, अच्छा से सांस ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो जो अच्छे से सांस ले रहा है ना उस बच्चे का एक साइन है कि हमको पता चलेगा, ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बेबी सांस ले रहा है, तो हमको ये चीज भी ध्यान रखना है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है वो उसका रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, तो श्वास की दर, ठीक है ना, श्वसन दर, ये 40 से 60 ब्रेथ्स पर मिनट होना चाहिए, 40 to 60 ब्रेथ पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसका जब सांस लेता है तो हम लोग भी सांस लेते हैं तो क्या होता है, चेस्ट रेज करता है ना, राइज करता है, वैसे ही बेबी का भी छाती उठना चाहिए और दोनों इक्वल उठना चाहिए, ठीक है। और कोई भी इन ड्रॉइंग या फिर ग्रंटिंग उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, चेस्ट इन ड्रॉइंग और ग्रंटिंग नहीं होना चाहिए। जो उसका स्किन का कलर है वो पिंक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे साइन है बेबी का अच्छे से वो सांस ले रहा है उसका, ठीक है ना। बेबी मतलब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नया लाइफ अभी दिए, ठीक है, NBR के जरिए, ठीक है। तो जब बच्चा इतना हो जाता है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या ऑब्जर्व तो किए, अब हम मम्मी को दे देंगे उसका, ठीक है, वो बच्चा का मम्मी को, जो अभी सोनू था ना, तो सोनू को हम सोनू की मम्मी को दे दिए। अब हैंड ओवर करेंगे माँ को, तो हम फिर दोनों को कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। कवर करने के बाद हमको इनिशिएट करना है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो जब हम इनिशिएट कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग, तो हम उसमें देखेंगे ना बच्चा दूध खींच रहा है या नहीं खींच रहा, सक कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। और हम मॉनिटर करेंगे, तो टेम्परेचर देखना है, हार्ट रेट देखना है, श्वसन दर देखना है उसका, ये हर आधे घंटे पे करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, मैनेजेरियल पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये हर फैसिलिटी में होना चाहिए और आई थिंक आज के बाद आप सब लोग करोगे, मेरा उम्मीद है ये, और ये भी उम्मीद है आप लोग मेरी उम्मीद पे खरा उतरिएगा। तो पहला जो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, जो भी चीज है, वार्मर हो गया, एम्बू बैग हो गया, आपके स्टेथोस्कोप, वेइन मशीन, आइडेंटिफिकेशन, जो भी चीज है ना, ये सारा कुछ आपके यहाँ होगा, ठीक है। और ये आप AMC भी इसका किया हुआ होगा, ठीक है, सबका तो नहीं, जैसे वार्मर का हम लोग कर रहे हैं तो ये किया हुआ होगा, ये आपके यहाँ मेंटेन होगा, आप लोग एक रजिस्टर भी मेंटेन करेंगे, इसका कॉम्पिटेंसी ऑफ प्रोवाइडर देखेंगे, यानी हम लोग जो स्टाफ हम लोग काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में ना, तो हम लोग को पता होना चाहिए, अभी NBR हम लोग किए सीखे हैं, है ना, तो ये हमको पता होना चाहिए ना कि एक किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या आता है, ठीक है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं अपने यहाँ, मंथली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, ट्वाइस अ मंथ कर सकते हैं, ठीक है। तो और जब आप कर रहे हैं ना, तो आप एक छोटा सा ऐसा डायरी में आप लिखो, फलना दिन को फलना ने किया, फिर अगले दिन का उसने किया, तो इससे क्या होगा, आपस में भी एक तो हम लोग शेयरिंग बोलते हैं ना, नॉलेज बांटने से बढ़ता है वाला हाल होगा हमारा भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्प्ले करेंगे पोस्टर्स वगैरह है। हाँ मैम, आकाश कुछ बोलिएगा, मराठी में वो शायद पूछ रही हैं। नहीं, वो नॉट कुछ नहीं ओके, हम लोग अब पोस्टर्स डिस्प्ले करेंगे। अब ये पोस्टर क्या है, तो हम लोग जो स्टेप कर रहे हैं ना NBR का, ये आप लोग अपने अगर हाथों से बना के करोगे तो अच्छा रहेगा, याद भी रहेगा वो। हम लोग उसको लेबर रूम OT में डिस्प्ले करेंगे। लेबर रूम और OT में कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, उस जगह पे जिस जगह को हमने न्यूनेट केयर एरिया बनाया है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट आपका ये जो दिख रहा है ना, लिंकेज फॉर रेफरल, हम लोग अभी बात कर रहे थे, अगर हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है तो हम उसको हायर सेंटर में भेज रहे हैं, तो जो भेज रहे हैं ना, तो उनका हमारे पास नंबर होना चाहिए, ठीक है, हम भेज रहे किस तरह से भेजेंगे ये सारा आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ जो ऑन कॉल पीडियाट्रिशियन जो होते हैं, जिनके यहाँ की आ जाते हैं, तो उनका नंबर आपके पास एटलीस्ट नर्सिंग स्टेशन पे, लेबर रूम और OT में चिपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम लोग पोस्ट क्वेश्चन आंसर गेम पर। तो चलिए एकदम जल्दी, अब तो सबको मालूम है ना, आप सब सही आंसर दीजिएगा, किसी का गलत नहीं होगा, ठीक है। आकाश सबको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। चलिए अब पहला क्वेश्चन है हमारा, मास्क कितने होने चाहिए NBR ट्रे या किट में? 2, 0 and 1। वेरी गुड। दूसरा सवाल हमारा, जो न्यूबॉर्न बेबी, जब बेबी, ओके, ये हुआ आंसर इसका, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। 2 मास्क होना चाहिए, 0 और 1 साइज का, ठीक है। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पे, हम बेबी को कहाँ पे प्लेस करेंगे जन्म के तुरंत बाद?
मदर बच्चा जन्म लिया, बहुत अच्छा, थैंक यू। माँ के एब्डोमेन में, माँ के पेट में रखेंगे, ठीक है। अब तीसरा सवाल, ठीक है, मास्क जो होता है ना, मास्क जो हम पहला सवाल में बात किए, तो मास्क को हम कहाँ प्लेस करेंगे, कहाँ रखेंगे बेबी के, न्यू बॉर्न थैंक यू, बहुत अच्छा। तो हम लोग नोज, माउथ और चिन को कवर करे वैसा हमको प्लेस करना है, ठीक है। चलो अब चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग बैग और मास्क वेंटिलेशन कब परफॉर्म करेंगे, कब करेंगे बैग एंड मास्क वेंटिलेशन? एम्बू बैग कब देंगे? बेबी क्राई नहीं करेगा, आपको नहीं क्राई करेगा। आफ्टर 1 मिनट। वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू। जब बेबी क्राई नहीं कर रहे आफ्टर PSSR, यानी जो हमारा नहीं, जो हमारा PSSR हुआ ना पहला, उसके बाद क्राई नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एम्बू बैग दे रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल पे, ये है करेक्ट ऑर्डर में, बताइए आप लोग पहले क्या होगा? ड्राई द बेबी, कॉर्ड, अच्छा, वार्मर पे रखो, थर्ड है वार्मर पे रखेंगे। फोर्थ क्या होगा फिर? पोजीशन, ठीक है, सक्शन, फिर रिपोजिशन, स्टिमुलेशन पहले, दिमाग रिपोजिशन। हेलो, हाँ जी बताइए, फिर क्या होगा? स्टिमुलेशन फिर रिपोजिशन, स्टिमुलेशन के बाद रिपोजिशन, ठीक है, उसके बाद कुछ होगा क्या? बात तो है ही नहीं है ना। चलो थैंक यू, अच्छा बताया। पहले तो ड्राई द बेबी है, फिर उसके बाद क्या है, कट, ठीक है, फिर बेबी को वार्मर पे रखना है, टेक द बेबी इन द वार्मर, पोजीशन, स्टिमुलेशन, रिपोजिशन। ने बहुत अच्छा आंसर किया, सब अपने लिए क्लैप कर सकते हैं एक बार। ओके, बहुत अच्छे, थैंक यू, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल, आप सबने ये सेशन ज्वाइन किया। ये सेशन हमने रिकॉर्ड किया है और हम इसको यूट्यूब पे भी डालेंगे। मैं अभी आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपके क्या सुझाव है, इसको हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो इस लिंक, जो चैट बॉक्स में जो लिंक मैंने भेजी है उसको आप क्लिक कीजिए या फिर अपने ब्राउजर में पेस्ट करके अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। मैं जपाइगो की तरफ से और इको की तरफ से आप सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ, और थैंक यू टू हमारे जो भी सब पार्टिसिपेंट्स, प्लस वेरी थैंकफुल टू मोतुशी एंड नील फॉर गिविंग, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। और न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन जो काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है, बच्चा आप विद इन 1 मिनट किसी बच्चे की जान बचा सकते हैं, तो काफी अच्छे से पढ़ाया, थैंक यू वेरी मच। और हमारा अगला सेशन जो होगा वो होगा 3 जुलाई को, सेम टाइम होगा। उसमें जो क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो हम आपको एडवांस में मैसेज इन्विटेशन भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ कहना है तो आप अभी आप कह सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए, अगर किसी को कुछ कहना है। ये मीटिंग यहाँ पे खत्म होती है, ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ आज का सेशन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर आकाश, थैंक यू जपाइगो टीम, थैंक यू। Please share your feedback on the link shared in chat box. Thanks from Sushit Hospital.